आज हम आए हैं यहाँ पर कुफलौन पर और ये है माधव प्रसाद जोशी, ये कृष्ण प्रसाद जोशी और हमारे साथ हैं नवीन रावत और शंभू प्रसाद जोशी जी। और ये हमारा ट्रैक स्टार्ट हो गया है कुफलौन बेस कैंप के लिए, जहाँ पर हम आज CPR ट्रेनिंग, फर्स्ट एड ट्रेनिंग देंगे। वहाँ पर हैंड वॉश ट्रेनिंग भी और कूड़े के लिए जैविक अजैविक कूड़े के बारे में भी समझाएंगे। और हमारे साथ देखिए डॉक्टर शंभू प्रसाद नौटियाल जी में सामने लगाइए आप कैमरा, ये CPR देंगे। हमारे पे डमी है नवीन रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। FMR अक्षत बदानी हमारे लाइफ टाइम मेम्बर, हमारे सबसे छोटे रुद्रम जोशी के साथ में है। विभाग है इसके तत्वावधान में और आपकी जो 7 दिवसीय जो ये एडवेंचर कोर्स आपका संचालित हुआ है, तो मेरे ख्याल आज आपका तीसरा दिन, छठवां दिन, यानी सेकंड लास्ट डे है आपका। तो आपका ये जो एडवेंचर कोर्स चल रहा है, बेसिक कोर्स जो भी है, तो इसमें जो है आप सभी लोग आज यहाँ पर जगह जो है कपड़ों बोलते हैं, तो यहाँ पर आप जो है उपस्थित हुए हैं। और आज इसी आपके इस कोर्स के अंतर्गत ही भारतीय रेड क्रॉस समिति, आप रेड क्रॉस से परिचित होंगे, तो रेड क्रॉस से जो है एक टीम आई है यहाँ पे, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के वाइस चेयरमैन श्री माधव प्रसाद जोशी जी, जो है मेडिकल व्यवसाय से हैं। और हमारे बीच में है जोशी जी, और उनका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ जो है इसी में जो आपके अभी कोर्स चल रहा है उसके जो है हमारे यहाँ पर इंस्ट्रक्टर हैं श्री सुनील जी और सोमनी मैम, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आपका। बहुत अच्छे तरीके से आपका कोर्स संचालित हो रहा है। और हमारी रेड क्रॉस टीम में मिस्टर अक्षत बदानी इंजीनियर हैं आप, प्रोफेशनल से जो है आप, और नवीन जी हैं, नवीन रावत जी हैं के जो है फर्स्ट मेडिकल रिस्पॉन्डर हैं। और हमारे बहुत ही यंगेस्ट इसके एम्बेसडर जो है उत्तरकाशी के रेड क्रॉस के मिस्टर कृष्णा जोशी, रुद्रम जोशी नाम, उनका नाम हम इनको बोलते हैं, लेकिन वैसे इनका नाम है रुद्रम जोशी। तो बेसिकली जैसे अभी हमने जानने की कोशिश की, आप विभिन्न जगहों से, अलग अलग जगहों से आप लोग यहाँ पे आए हैं। कुछ जो है डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले आप बहुत सारे स्टूडेंट भी होंगे, और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों से आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट होके आए हैं, जो जिला पर्यटन के तत्वावधान में कोर्स हो रहा है। मेरे भी कुछ स्टूडेंट हैं यहाँ पे, जो है अपना परिचय भी दे दूँ, मैं डॉक्टर शंभू प्रसाद नौटियाल, और मैं भी रेड क्रॉस से जुड़ा हूँ। और इसके अलावा जो मैं एक टीचर हूँ यहाँ पे पास में GIC डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, वो अध्यक्ष होते हैं। बाकी एक मैनेजिंग कमेटी होती है स्टेट, नेशनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जैसे आप वाइस चेयरमैन है, सेक्रेटरी होता है, और 10 मेंबर होते हैं उसमें। तो इस तरीके से चलता है। दूसरा रेड क्रॉस के बहुत सारे विंग भी होते हैं। मैं थोड़ा सा, आप सेंट जॉन्स एम्बुलेंस सुना होगा आपने, जो फर्स्ट एड का हमारा जो कॉन्सेप्ट चलता है वो उसी पे चलता है। इसके अलावा जो है 2 विंग और होती है हमारे, जूनियर और यूथ रेड क्रॉस होते हैं। आप लोगों ने जो PG कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते होंगे, अभी तो हमारा वो नहीं चल पा रहा, लॉकडाउन जिससे बहुत ज़्यादा वो हुआ हमारा का जो सैनिक होता है, जो वॉलंटियर होता है, वो अगर किसी देश में भी चला जाए तो उस पर गोली नहीं चला। अगर हमने ये शर्ट पहन रही तो हम पे कोई गोली, क्योंकि हम किसी के व्यक्तिगत रूप से, हम किसी की नहीं, हम मानवता की रक्षा के लिए आ गए। वो कोई भी हो हमारे सामने, अगर कोई जो है दूसरे देश का जवान भी अगर वो घायल पड़ा हुआ, तो हमें उसको भी सर्व करना, सर्व हमारा एक नारा होता है, ठीक है। तो रेड क्रॉस मानवता के लिए काम करता है। इसी के बदौलत रेड क्रॉस की आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक पहचान है। और रेड क्रॉस के वॉलंटियर जो है गिने नहीं जा सकते इतने वॉलंटियर। दूसरा हमारा सिद्धांत होता है, वो होता है आपका यूनिटी, क्योंकि हमें कोई भी काम करना है। आपने वो कहानी तो पढ़ी है ना, 1 लकड़ी वाली और 10 लकड़ी वाली। तो 1 लकड़ी कोई, अगर हम यूनिटी में है तो हम इंटीग्रेशन के द्वारा अपनी जो भी काम करने की हमारी मंशा है, हम वो पूरी कर सकते हैं। तो यूनिटी रेड क्रॉस के अंदर एक नेटवर्क होता है, जिसके तहत जो है यूनिटी के तहत काम करें। इसके अलावा है आपका इम्पार्शियलिटी। जब भी कोई घटना हो जाती है, सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वहाँ पे, अगर हम ये कहें कि आप लोग यहाँ पे आ रखे हैं, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये मेरा स्टूडेंट है, ये तुम कहाँ के, कहीं मेरे नेटिव प्लेस के तो नहीं, या वहाँ के तो नहीं। अगर ऐसी मंशा हमारे अंदर आ गई, तो फिर हम पक्षपात करें, निश्चित रूप से पक्षपात करें। कहीं पे कोई गाड़ी गिर गई, हम बोलेंगे नहीं इसमें कहाँ के लोग बैठे हुए थे, हमारे इलाके का कौन था, ये वहाँ का कौन था। नहीं, हमें प्रेफरेंस करना कि नीड क्या है, किसको ज़रूरत है हमारी। अगर कोई घायल ज़्यादा है और वो चाहे पराया है हमारा, वो कहीं का भी है, हम सबसे पहले उसको सर्व करेंगे। जो
जिसको चोट कम लगी है, जो कम घायल है, उसको हम प्रेफर करेंगे, बाद में करें। लेकिन सबसे पहले हमारी आवश्यकता किसको हमें सबसे पहले रेस्पॉन्ड करना है, तो हम निष्पक्षता के साथ काम करते हैं। इसके अलावा जो न्यूट्रलिटी है, जो तटस्थता की बात आती है कि हम कह रहे हैं कि हम कोई भी धर्म संप्रदाय किसी से भी हमारे अंदर कोई ऐसी भावना ही नहीं होती है कि ये हमारा है, अपना है, पराया। हमें तो सर्व करना है, हमें सेवा देनी, हमें मानवता के कॉन्सेप्ट पे चलना है। हम किसी धर्म जाति संप्रदाय से बंधे हुए नहीं होते, किसी भी बॉन्ड में हम जो है वो नहीं होते, जुड़े नहीं। इसलिए हम न्यूट्रल होकर के काम करते हैं। हम सरकार का वो नहीं करते हैं कि भाई सरकार क्या कर रही है, कैसे कर रही है, ये दिखावा करना, वो करना, ऐसा कुछ न्यूट्रल होकर के हमें अपना काम को करना है। किसी की उस पे जा करके व्यक्तिगत ग्रीवेंस पे जा करके हम कोई भी काम नहीं करते। इधर से आए होंगे ना आप भी, इधर से आए, लेकिन क्या है कि माना अगर हम यहाँ से आए और यहाँ से रास्ता नहीं है हमारे पास में, तो अगर हमने कैपेसिटी असेसमेंट पहले से कर रखा वनरेबल एरिया का, हमें पता है कि नहीं एक रास्ता ये, इसका ऑब्जेक्ट भी है हमारे पास, दूसरा रास्ता है यहाँ से। अगर पुल एक नहीं है, इस संगम चट्टी में आपने देखोगे एक बार 6 के 6 पुल चले गए थे। ये पूरा जब 3 अगस्त 2012 में आपदा आई तो सारे पुल हमारे तबाह हो गए थे। तो उस समय हम लोगों ने जो है वहाँ से उतरो, जहाँ से आप आए, तो यहाँ से आपने एक पुल रवाड़ा से वापस आए इधर, लेकिन हम लोग रवाड़ा से उधर होते और सीधा गजोली पहुँचे थे। और गजोली से जो है नौगांव के यहाँ पे अभिषेक बैठा हुआ, अभिषेक वहाँ एक नीचे एक पुल था पहले, सबसे नीचे, आप तो सड़क चली गए तब आप पानी डालें कंपलसरी नहीं कि यही होगा, साबुन है, कुछ भी है, ठीक है। तो हमने पेपर 100 वहाँ बैठ जाते वहीं पर। ये देखिए, पहले नवीन रावत जी देखिए ये हाथ धुल रहे हैं। पहले साबुन से अच्छी तरह से हाथ धुल देंगे। पहले देखिए साबुन लगा चुके हैं और हाथ धुल चुके हैं हाथों में, ठीक है। तो जो पहली प्रक्रिया होती है इसकी इस तरीके से, ठीक है। सेकंड प्रक्रिया आप ये सेकंड स्टेप देखिए, उंगली के अंदर उंगली डाल के अंदर का जो पोर्शन रहता है इसमें भी गंदगी काफ़ी रहती है, ठीक है। थर्ड पोर्शन आता है हमारा ये वाला रफिंग करना है। ये देखिए, फिर एक ये नाखून के अंदर गंदगी रहती है, उसको भी हम निकालते हैं इस तरीके से। रिपीट करना है, एक ही बार नहीं, ऐसा नहीं रिपीट करना। अब जो हमारा अंगूठा है, फिर ये है अंगूठे वाला पोर्शन, क्योंकि नाखून के अंदर भी काफ़ी मैल रहता है, तो आप इसको रिपीट 2-3 बार इसको रिपीट करके लास्ट स्टेप जो होता है ये बाजू का होता है। वैसे तो आप लोगों को सभी को जानकारी होगी इसके बारे में, फिर भी एक बच्चा आ जाए, कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी आ जाइए, आइए। अब देखिए आपके सामने ये करके दिखाएंगे आपको। आपका नाम? अंकित अंशुल है नाम। देखिए, पहले पानी लेना है और साबुन ठीक ढंग से लगा देना है पूरे हाथ पे। और आप सभी समझ चुके होंगे अब हाथ धोने की जो हमारी कला होती है भारत में, तो आपको पता है कि कोई भी कार्य किया जाता, आप पवित्र वो है प्रोसेस है, वो आपने मिस्टर नवीन से जानने की। तो ये हमारे पहले तक आप करें, तो मैं थोड़ा बता दूं, हमारे वाइस चेयरमैन साहब मिस्टर माधव प्रसाद जोशी जी, आप एक मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, स्वयं भी प्रोफेशन भी आपका मेडिकल क्षेत्र से है, और हमारे पास में जो है बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, लेकिन हम उनसे परिचित नहीं, उनका यूज़ करना नहीं आता है हमें, ठीक है। हम ड्रेसिंग कैसे करते हैं, सिंपल जो हमारे पास जो चीज़ें फर्स्ट एड में जो उपलब्ध होते हैं, फर्स्ट एड किट को हम कैसे सजो सकते हैं, उसके बारे में बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जिनके बारे में जो है आपको यहाँ पे जानकारी भी मिलेगी, क्योंकि आप ऐसे से फार्मासिस्ट भी है। और आपने देखा होगा आपकी जो है जो विश्वनाथ चौक है वहाँ पर आपकी खुद की शॉप भी है वहाँ पे मेडिकल की, किस नाम से? विश्वनाथ मेडिकल। जब हम लोग कई बार रेड क्रॉस बिल्डिंग के बगल में PWD के अगेंस्ट में वहाँ पे देखते हैं, तो आपके वहाँ पे, और कई वर्षों से जो है आप हमारे रेड क्रॉस के जो है इससे पहले ट्रेजरर भी रहे हैं, और वर्तमान में जो है वाइस चेयरमैन है। आप स्टेट मैनेजमेंट कमेटी जो हमारे स्टेट की है
इसमें भी जो है आप मेंबर हैं, यहाँ से राज्य प्रतिनिधि हैं उत्तरकाशी से। घटना हुई हो कि कोची में बाढ़ 12-13 में आपदा, कहीं पर भी कोई आपदा आती तो सबसे पहले आप वहाँ पर जो है लोगों के साथ में खड़े मिलते हैं और बहुत सारी जानकारियों के साथ आपके सामने होंगे हमारे श्रीमान जोशी जी, जो आपको जो है फर्स्ट एड बॉक्स से ABC जो होती है हमारी फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में आपके कोई क्वेश्चन भी होंगे तो वो भी चीज़ें आपको बताएंगे। आपके सवालों का समाधान उनके द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। और साथ में एक बड़ी जो हमारे आपको दिलचस्पी भी होगी बीच में है, जो आपको मेडिसिन और फर्स्ट एड किट के बारे में जो है अभी जानकारियाँ देंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम जैसे कि कहा जाता है कि सैनिटाइजर में 78% अल्कोहल की मात्रा होनी चाहिए तभी वो पूर्ण होता है। तो मैं ये चाहूँगा डॉक्टर शंभू प्रसाद नौटियाल जी से कि वो दिखाएं, एक हम सैनिटाइज़र लाए हैं और एक आपको दिखाते हैं कि इस सैनिटाइज़र में कितनी अल्कोहल की मात्रा है। जो भी आपके बाज़ार में है वो 23%, 24% इससे ऊपर नहीं है और बिक रहा है 78% बोल के। तो इसलिए हमें भी अवेयर होने की ज़रूरत आ गई है। और बच्चों, जब तक 78% इसमें अल्कोहल नहीं रहेगा तब तक आप कोरोना से नहीं बच सकते। तो सैनिटाइज करो तो 2 तरीके हैं। उससे पहले जो हमारी बेस्ट टेक्निक थी वो ये था कि साबुन से हम हाथ धोएं, क्योंकि आपको पता है उसमें जो है थोड़ा सा फैट की मात्रा भी होती है और जो वायरस होता है वो आसानी से जो है उसमें न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन हम लोगों क्योंकि स्कूल कॉलेज जगह जगह बैंक में जाते हैं, जहाँ कहीं भी हमारी ज़रूरतें होती हैं हम जाते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं गाड़ियों में देखते होंगे बार बार जो सैनिटाइज़र का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या वो सैनिटाइज़र हमारे लिए सेफ़ है? क्योंकि जो भी कंपनी ने जैसे आपको बताया गया कि वो बनी हुई है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे नीचे 00 है, फिर 10 है, 70, 80, 90 और 100 तक है इसमें मार्क किए हुए हैं। तो हमें ये देखना है कि मैं ये सैनिटाइज़र जो है ये 250 ml का जो है मेरे पास में क्या है, एक बीकर है, वो सॉरी इसको बीकर में डालना। इसमें हमने जो है ये सैनिटाइज़र डाला और यहाँ पे मैंने इसको होल्ड कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस अल्कोहल मीटर को इसमें डिप करूँगा और इसमें जो रीडिंग आएगी वो इसकी प्रतिशतता बताएगी कि इसमें जो है कितना जो है अल्कोहल है। अब आप हाँ ये गर्ल्स आओ, जाओ ये है ना, इसको उठा लो, इसमें करवाओ रीडिंग जहाँ पे वो स्टे होगा वहाँ पे हम उस रीडिंग मांगेंगे। जहाँ पे खड़ा होगा और जिस लेयर पे वो फिक्स हो जाएगा तो बुक मारते हैं वो भी इसी कॉन्सेप्ट पहले भी कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली अब हमें जो नीड है नेबुलाइजर दीजिए 80 गंगा के उतरों से लेकर आपके ये जो है बीपी इंस्ट्रूमेंट क्या है कि हमारा बीपी मेजर करने के लिए कहीं पर भी है ये सर, ये बीपी वाली जो मशीन आपकी ये अभी डिजिटल है। हाँ डिजिटल में और अगर सेल डाउन है तो फर्क है थोड़ा सा। एनालॉग और डिजिटल में परफेक्शन किस तरह से जाता है? इसमें ये है कि अगर आपका सेल डाउन है तो ये गड़बड़ कर आ जाओ, सकती किसी का चेक है, कर लेकिन जो मैनुअली है वो कभी नहीं। इसका भी करना है, क्या नाम है? ये ऑप्शन है, ये पास है पल्स रेट कितना है? 72 और 6। ये हमने इसको यहाँ पे बहुत ही कच्चा दिया आपने। ठीक है, तो कभी भी किसी का 100 आ जाए या 150 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, इतनी घबराने की जरूरत घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये मशीन बताएगी आप जो है WHO के अनुसार जो है आप फिट है या नहीं है। तो अभी रीडिंग आएगी इनकी। कह रहे थे पहले इनको जो है एक प्रिसेप्शन बना हुआ था कि मेरा डाउन रहता है, लेकिन नहीं है डाउन बल्कि बढ़ा हुआ है इनका। NDRF की SDRF की टीम आई थी। हाइपरटेंशन में और ब्लड प्रेशर लो हो तो ये आपका 80 वाला नीचे आ जाएगा। और वो अल्कोहल भी कोई फैक्टर होता है क्या सर? अल्कोहल भी नहीं हल्का तो है, अल्कोहल ज़्यादा तो नहीं होता। जैसे मेरे फादर का हमेशा जो हाई रहता है। इनका डाउन है होना चाहिए नॉर्मल। दूसरी चीज़, पल्स रेट में अगर आप टॉयलेट जाते हैं और टॉयलेट के बाद पल्स रेट घटती हैं और ऑक्सीजन की मात्रा बहुत घट जाती है टॉयलेट जाने के बाद, तो घबराने की बात नहीं है। कई बार ऐसा होता है, कोविड में हमने देखा है सही आ जाएगी, सही आ गई। जो हमसे संपर्क में नहीं थे वो सीधे हॉस्पिटल पहुँची और हॉस्पिटल में इलाज करवा दिया और कई जने ऊपर भी पहुँचे। क्यों? ये माइंड सेटअप की बात है बच्चों। जब तक आपका माइंड सही नहीं है तब तक आप इसके भरोसे हैं, इसके भरोसे हैं, सबके भरोसे हैं। आपको यकीन नहीं होगा, मैंने अभी तक अपना बीपी चेक नहीं किया है, कभी पल्स ऑक्सीमीटर पे हाथ नहीं, वो तो आप सबको दिखाने के लिए लगा देते हैं हम। क्यों आती है? क्योंकि आजकल
अब ना आप एक्सरसाइज करते हैं ना भागते हैं, स्पोर्ट्स का नाम खत्म हो गया, सब वीडियो गेम खेलते हैं। तो इसलिए जब तक आप चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे नहीं, कूदेंगे फांदेंगे नहीं, क्योंकि जब आप किसी घर में जाते हैं और कोई बच्चा शैतानी करता है तो उसके माँ बाप डांटते रहते हैं उसे, लेकिन हम तो प्यार करते हैं उसे। सही है, एक्टिव है बच्चा। और कई जगह आप जाएंगे, बच्चा यूँ सुस्त सा बैठा हुआ तो एक्टिव है, और वो बड़ा होके यही नापता रहेगा, यही नापता रहेगा। अगर आप एक्टिव हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कभी भी ना बीपी की ज़रूरत है नापने की, क्योंकि देखिए आपका अगर हेडेक हो रहा है तो आप सोचते हैं कि मुझे बीपी लो हो गया, ठीक है लो हो गया, तो आप ऐसी वादियों में जाएं या बाहर निकले, छत में जाएं, अपना बीपी ठीक कर दें। लेकिन अगर हमने माइंड सेटअप जो होता है, माइंड में बसा दिया कि नहीं मुझे तो अभी क्लिनिक जाना पड़ेगा, बीपी न पाना पड़ेगा, तो तरह से टाइफाइड का आपने इलाज चला दिया। तीसरी बात बच्चों, मैं पैरासीटामोल से शुरू करता हूँ। पैरासीटामोल, अगर आपको कभी बुखार आता है, आपके घर में बच्चे हैं, आप सिंपल पैरासीटामोल लीजिए और होता वो कर सकते हैं। आजकल झोला छाप डॉक्टर पहले दिन दे देते हैं कि टाइफाइड का टेस्ट कर दो, लेकिन 3 दिन से पहले कभी भी वो हमारे खून में नहीं आएगा। 3 दिन के बाद ही आप टाइफाइड का टेस्ट करा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको खांसी हो रही तो ASR भी चढ़वा सकते हैं। ASR का टेस्ट होता है, उसमें अगर ASR अगर बढ़ा हुआ है तब चेस्ट एक्सरे होता है। और आजकल आपने देखा होगा लूट रहे हैं सब, जैसे जाते हैं सारे टेस्ट लीजिए, चेस्ट एक्सरे भी लीजिए, सब कुछ लीजिए, और आपने सब चेक करा के लिया है, आपका 2-2.5 हज़ार का बिल तो वो आ गया, और लिखनी बाद में पैरासीटामोल है, तो फ़ायदा क्या है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आपको जागरूक होना चाहिए। दूसरी चीज़ एंटीबायोटिक का प्रयोग। एंटीबायोटिक का प्रयोग बहुत कम करना है आपने। बच्चों को 5 साल तक बिल्कुल ना वो वर्णनाथ यात्रा को पार करेंगे, कोई भी एक्टिविटीज़ में वो नहीं जाएंगे, वो सुस्त हो जाएंगे। विदेशों में 5 साल तक तो बिल्कुल। देखिए 2 डंडी और कंबल से स्ट्रेचर बनाया गया है। आप जैसे में ये अभी लेटे हुए हैं, ये पोजीशन सही नहीं है क्योंकि इनके सर के ऊपर ज़्यादा वो पड़ रहा है ना, तो उससे क्या हो रहा है, घूम होती है, आपने देखा सपोर्ट भी कर रहे हैं। देखो पेशेंट ठीक है, मिल सकती है आपको वहाँ पे, इस तरीके से इसको ले जा सकते हैं। इनके हाथ बीच में रख दो और सपोर्ट दे सकते हैं तो सपोर्ट दे सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो कोई आपके पास में परमानेंट स्ट्रेचर नहीं था तो आपने कंबल, और यही नहीं अभी स्ट्रेचर और भी आ रहा है आपके पास, हाथ वाले हैं बनाते हो आप। स्ट्रेचर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, कई बार तो हड्डी और वो जो तो एक इधर से दे सकते हैं, दोनों उससे सहारा दे सकते हैं। ये देखिए सही नहीं, पोर्शन आपस में बराबर, ये अगर छोटा है तो उसको बीच में ले करके ना इधर से भी मोड़ सकते हैं हम ऐसे में, ठीक है ना, तब भी वो डबल में बनेगा। थोड़ा और वो उसमें अंदर ही इंजर्ड हो जाता है आदमी बाहर, हाँ बाहर उसको नहीं, ब्लड नहीं निकलता, लेकिन मांस फटा हुआ होता है, वो हड्डी के फ्रैक्चर की तरह होता है और उससे भी खतरनाक होता है। अगर उसमें अंदर से जो है टिश्यू डैमेज होने लग गए तो इन्फेक्शन जो है बहुत खतरनाक होता है। खुले घाव का उतना नहीं होता है जितने कि बंद घाव का होता है। अगर व्हाट्सअप हो तो हम उनको PDF भी देंगे, अगर नंबर दे देंगे तो उनको PDF भेज देंगे, उसमें सारी चीज़ें हैं। एक दिन में संभव नहीं है, क्योंकि एक दिन में तो संभव नहीं हो सकता है, लेकिन हमें अपना बचाव कैसे करना है, क्योंकि सबसे पहले जब वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, तो सबसे पहले जो ज़रूरत पड़ती है वो सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब सपोर्ट देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आवाज़ उठाई थी अभी स्प्लिंट के बारे में, तो इसको स्प्लिंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा इसको जो है क्या बना देते हैं, फिटनेस इसकी थोड़ा सा कम कर दें। हम चाहें तो इसके अंदर जो है कुछ जो रुई एक इधर से ऐसे लगा, फिर हम क्या पट्टी से भी जो है सपोर्ट देने के लिए जो है जो तिकोनी पट्टी होती है, नदी में चला वहाँ पे नहा रहा है तो अचानक जो है पानी में डूब जाता है, या कोई गाड़ी है जो पानी में गिर गई है, वहाँ पे उसको बाहर निकालते हैं हम, तो वो जो है व्यक्ति बेहोश पड़ा हुआ होता है। हार्ट के केस में हो सकता है, ओवरडोज दवाई से हो सकता है, अचानक कोई गिर जाता है किसी चीज़ एक्सीडेंट में, तो तब क्या हो जाता है, सबसे पहले होती है उसको चोकिंग की प्रॉब्लम। अब चोकिंग क्या होती है, आपने छोटे बच्चों में देखा होगा, कई बार क्या करते हैं सिक्का निकल जाते हैं, तो सिक्का जब निकल जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से पीटते हैं उनको, तो गलत होता है। हम उस सिक्के को कहाँ डाल रहे हैं, अंदर डाल रहे हैं,
तो हमें क्या करना पड़ता है उस सिक्कों को निकालने के लिए। कभी देखा आपने कुछ लोगों को करते हुए? तो सपोज डेट आप अच्छे से यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा आ जाओ, है ना। हमें प्रेशर देना होता है, तो प्रेशर हम कहाँ पे देते हैं? हम क्या करते हैं, यहाँ से फेंटते हैं, वो गलत हो जाता है। हमारे जो एब्डोमेन होता है, ये एब्डोमेन है ना, तो एब्डोमेन के नीचे यहाँ से प्रेशर हमें जो है इंसर्ट करना चाहिए। जब यहाँ से प्रेशर हम इंसर्ट करेंगे तो फिर ये क्या करेगा ऊपर, तब जो है हम यहाँ से हल्का थपकी बोलते हैं ना इसको, थपकी देंगे तो वो बाहर की तरफ। अगर हम यहाँ से डालेंगे उसको तो सिक्का जो है बाहर आने के बजाय जो है वो अंदर की तरफ। तो कई बार क्या होता है कि हमारी कुछ चीज़ें जो है बच्चों में खास करके फंस जाती है, इसको बोलते हैं चोकिंग, क्योंकि चौक हो जाएगी। हमारे जो एक फुट पाइप होता है, एक विंड पाइप होता है हमारे यहाँ पे। तो फुट पाइप तो खाने के काम आता है और विंड पाइप सांस लेने। तो जब उसका प्रेशर पड़ेगा तो विंड पाइप भी क्या हो जाएगा, वो भी प्रेशर में दब जाएगा, तो उससे हमें जो है चोकिंग हो सकती है। दूसरी बात क्या होती है कि कई बार आप फ्री हो गए, हम लोग जो है गाड़ी में जा रहे हो, गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी कहीं गिर गई, हम बेहोश हो गए, सकते हैं कि ये व्यक्ति जिंदा है या अचेत अवस्था में है। तो यदि अगर हमने ऐसा पता कर लिया कि भाई उसके सर्कुलेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो एक तो हम हाथ देख के कर सकते हैं। दूसरा कैसे कर सकते हैं, अभिषेक आप आ जाओ यहाँ पे। अगर इसके सांस चल रही तो हम कैसे पता करेंगे, उस चीज़ का नाम बताइए अगर आप सोच समझ करके, जिसमें ना कोई संसाधन की जरूरत है ना कुछ है। वो होती है मनोवैज्ञानिक सहायता। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा होता है साइको सपोर्ट। हम करते हैं तो डॉक्टर भी जैसे होता है ना, अगर डॉक्टर अगर अच्छे ढंग से अगर पेशेंट के साथ बात कर रहे हैं तो आपका मन अपनी चीज़ों को, मेरे को पेन कहाँ पे, आप शेयर करेंगे उसके साथ अच्छे। तो अच्छा डॉक्टर जो होता है तो डॉक्टर को देख करके जो है आदमी आधा ठीक हो जाए। अगर अरे तुम अभी ला रहे हो इसको, हटो यहाँ से, भागो यहाँ से, इस तरह की अगर बिहेव कर रहा है तो फिर पेशेंट के लिए वो जो है दूसरा अरे क्या हुआ क्या हुआ। अगर दो लड़के तुम्हारे दोस्त है तो आप रोने लग जाओगे, अरे मेरे दोस्त को क्या, अरे भाई क्या हो गया, क्या डॉक्टर को बुलाओ, वहाँ फ़ोन कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं, उसमें तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा और घेर दिए। अब उसके अगर जैसे वो होश में आ भी रहे हो, देखेगी अरे मेरे को क्या हो गया, तो और ज़्यादा जो है होपलेस हो जाएगी। तो क्या है कि जो सांत्वना देना, उसको धैर्य बढ़ाना, ये बहुत ज़रूरी थी। तीसरी चीज़ क्या होती है, कई बार सांप के केस में या कोई ऐसी चीज़ है जैसे कि माना बहुत चोट लग गई कहीं पे, हम उसको सोने ना दें, कोशिश करें कि उसको सोने न दें। हर आदमी तनाव में होता है और सबसे बड़ी बात, अगर हम किसी की मदद करना चाहते हैं उसको सकारात्मक वो दें, सहायता दें उसको। और नाम सुना जिन्होंने जो है लॉकडाउन में बहुत सारी सब्जियाँ उगाई, जैविक, वो बड़ी न्यूट्री, जिसको जो है उन्होंने जो है इम्यून बूस्टर का नाम भी दिया था। तो बहुत अच्छी क्रिएटिविटी उनकी माता जी की चलती रहती है और ये खुद भी जो है बहुत एक्टिव है और वर्तमान में जो है अभियंता के रूप में हमारे बीच में है। और उनसे मैं निवेदन करता हूँ आप अपने अनुभव, क्योंकि यूथ हैं आप दोनों लोग, यूथ की भावनाएँ अनुभव आप अपनी शेयर होने बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोग नहीं, जो आप रेड क्रॉस में जुड़े और जो काम किए वो तो बता सकते हैं, ठीक है। हाँ, मैं रेड क्रॉस में पिछले साल ही नवंबर के टाइम पे जुड़ा था, ठीक है। तो हम लोगों ने उस टाइम से अभी तक का हमने बहुत जगह जाकर ये कूड़ा वगैरह सफाई अभियान करे हैं, ठीक है। और हमने कोरोना के टाइम पे कोरोना किट बांटी है और दवाइयाँ जो भी नेसेसरी ये होती हैं, सैनिटाइजर्स वगैरह हो गया, और जो भी मतलब मैंडेटरी प्रिकॉशंस होते हैं वो सब कुछ बांटे हैं। और यहाँ पे जहाँ पे आप लोग थे ना भी नीचे, वो जहाँ पे वो झरना सा था, वहाँ पे भी हम इस साल 2-3 बार आए हैं, वहाँ पे भी कूड़ा कचरा साफ़ करने आए हैं। तो जैसे आप लोग भी जाते हो, ट्रैकिंग पे जाते हो, घूमने फिरने जाते हो, तो आपके पास भी पैकेट फूड लेके जाते हो, बॉटल लेके जाते हो पानी पीने की और या कोल्ड ड्रिंक वगैरह की। तो आप लोग भी मतलब कई लोग होते हैं जैसे फेंक देते हैं इधर उधर, तो उनको क्या करना है, फेंकना नहीं चाहिए। तो ऐसा करना होता है, जैसे बॉटल तो होती है, खाली हो जाएगी बॉटल, ठीक है, और पैकेट फूड तो हर किसी के पास होता है। या तो इस पैकेट को, खाली पैकेट जितने भी रैपर वगैरह होंगे आपके पास, तो उनको या तो बैग के साइड पॉकेट होती है ना जहाँ पे बॉटल रखते हैं, या तो वहाँ पे रख दो अगर वो भरी हुई है बॉटल से। तो अगर बॉटल है आपके पास ऐसी खाली, तो इसको जितने भी रैपर वगैरह हैं इस बॉटल में डाल के, ठीक है, फेंकना नहीं है इधर उधर, और बॉटल में डाल के उसको लास्ट में, मतलब जब आप वापस आ जाओगे कहीं गए हो जैसे ट्रैकिंग वगैरह पे या कहीं जहाँ पे मतलब आपकी जर्नी एंड हो जाएगी, उसके बाद वहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज़ के डस्टबिन बनाए रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे इन चीज़ों को डाल देना है, क्योंकि ये आगे जाके प्रोसेस होती है और रिसाइकल होती हैं अब ये। और हाँ, एक और चीज़ ध्यान, क्योंकि बच्चों ये सही बोल रहे हैं अक्षत जी कह रहे हैं कि इसको प्लास्टिक को अलग ही रखें क्योंकि ये रिसाइकिल होगा और रिसाइकिल प्लांट अब उत्तरकाशी में लगने वाला है। तो इसलिए अगर प्लास्टिक भी गीले कूड़े में डाल दिया तो वो मिक्स हो जाता है, वो प्लास्टिक यूज़ नहीं होता है। फिर अगर हम ऐसा करेंगे और ऐसे देखिए बिल्कुल इसके अंदर जितनी भी पन्नियाँ हैं
जितनी भी पॉलीथीन है आपके घर में अगल बगल उनको अगर बहुत सारी आ जाएंगी और खूब सारी आ जाएंगी एक बोतल में, और ये रिसाइकिल होने के लिए चला जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ये पन्नियाँ सेफली चली जाएंगी और ये गीली नहीं होंगी और ये रिसाइकिल हो जाएंगी। अक्षर इसको जलाना भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि जलाने से क्या होता है, फ्यूम्स निकलते हैं, टॉक्सिक फ्यूम्स होते हैं प्लास्टिक में, ओजोन खराब करते हैं, आप सबको पता ही होगा ये तो, ठीक है। तो जलाना तो बिल्कुल नहीं है, और इनको मतलब आके वापस तो म्यूनसिपैलिटी के डस्टबिन में ही डालना है, फिर वो प्रोसेस होती हैं आगे चीज़ें। और ये आई वाला जो ऑप्शन है उसमें दे रखा है पर्यावरण, झील, नदियाँ और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना, ये हमारा मूल कर्तव्य है। तो यानी हम कहीं पर भी जाते हैं, कोई प्राकृतिक स्थल है, कोई धरोहर है हमारी, तो हम उसको जो है क्या ना करें, उसको नुकसान न पहुँचे, ये हमारी ड्यूटी है। हमें अपनी ड्यूटी के प्रति जो है सचेत होना चाहिए। और पर्यावरण तो है ही है, हमें पर्यावरण की रक्षा करना, जीव मात्र के प्रति दया था। ये बहुत ही अच्छा ग्रुप था। तो एक तो क्या रहेगा कि अगर आप सफाई रखेंगे, अपना प्रॉपर हाइजीन रखेंगे यहाँ पे, तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा। यहाँ पे आपने देखो ये दूब है, सुबह सुबह अगर आप यहाँ पे आ जाओ, जब एक बोलने वाला अच्छा होगा तभी तो सुनने वाला सुन पाएगा। अगर बोलने वाला बोर कर रहा होता तो अभी कोई नहीं सुन रहा होता। तो मैं आपको सबका तो मेरी आपसे मिल गई एक्सपीरियंस है, जैसे आपका बोलने का ढंग है, मुझे अच्छा लगा, मैं अच्छे से सुना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले रेड क्रॉस का धन्यवाद करना चाहूँगी। और आपने जैसे हमें मतलब बहुत सारी चीज़ें बताई, CPR के बारे में बताया, एक केस हमारे घर में भी हुआ, आप बता रही थी, तो मुझे नॉलेज नहीं था उस चीज़ का, तो मुझे अभी मतलब लगा कि अगर मुझे आता है तो कर दें, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका भी धन्यवाद। एक हर एक की मदद करें। कोविड काल था, कोई किसी की मदद नहीं कर रहा था। हमने जो बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग लोग घर में रहते थे, हमारी एक टीम है रेड क्रॉस की, वो घर में उनके लिए सामान पहुंचा रही थी। चाहे हम पैसे ले रहे थे उनसे, लेकिन सामान उनके घर तक पहुंच रहा था, क्योंकि वो क्वारंटीन में थे और क्वारंटीन में बाहर नहीं आया जा सकता, जैसे कि आपको पता है घर के अंदर अगर क्वारंटीन है। तो कई महिलाएँ ऐसी थी जो हमारे पास आई कि ये जूसी अगर लिख के देते हैं तो हम इतना भरोसा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी रेड क्रॉस टीम आई थी और ये ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। बच्चे भोजन कर रहे हैं और हम चल दिए हैं। और यहाँ पर खाना था हमारा। और हम कृष्ण, रुद्राम, नवीन, अक्षत और ये हमारे डॉक्टर शंभू नौटियाल जी, हम चल दिए हैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि हम यहाँ पर 12 बजे पहुँच गए थे। और ये देखिए फ्रेंड्स, अभी टाइम देखिए, ये 4, सवा 4 हो गया है और हम अब इन खेतों के रास्ते से वापस जा रहे हैं। हमारी पूरी टीम, अक्षत भी आते हुए, हमारी टीम जाने वाली है। फ्रेंड्स पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हमारी गाड़ी है। गिरना मत बेटा, सीधे नीचे जाएगा। इसी को करने आ रहा था तब से यहाँ। ये देखिए, ये रुद्रम जोशी, ये देखिए अक्षत, और 2 जने हमारे आगे चल। आज हम आए हैं यहाँ पर कुफलौन पर, और ये है माधव प्रसाद जोशी, एक कृष्ण प्रसाद जोशी, और हमारे साथ हैं नवीन रावत और शंभू प्रसाद जोशी जी। और ये हमारा ट्रैक स्टार्ट हो गया है कुफलौन बेस कैंप के लिए, जहाँ पर हम आज CPR ट्रेनिंग, फर्स्ट एड ट्रेनिंग देंगे, वहाँ पर हैंड वॉश ट्रेनिंग भी, और कूड़े के लिए जैविक अजैविक कूड़े के बारे में भी समझाएंगे। और हमारे साथ देखिए डॉक्टर शंभू प्रसाद नौटियाल जी में है, सामने लगाइए आप कैमरा, ये CPR देंगे। हमारे पे डमी है नवीन रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, FMR अक्षत बदानी हमारे लाइफ टाइम मेम्बर, हमारे सबसे छोटे रुद्रम जोशी के साथ में है। और आपको दिखा देंगे यहाँ पर, देखिए हम कैसे चल रहे हैं। ये बीच में ये डंडा आ गया है एक, ये बिल्कुल लगता हुआ है, इसका हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। किसने याद देख शांत आज नहीं आ पाए, क्योंकि उनका पेंटिंग है RTO ऑफिस में। प्रज्ञा भी नहीं आ पाई, तबीयत ख़राब है। सुशील डिमरी, आदेश और जुगल हमारे दून में हैं, वो दून से आने की बात कर रहे थे, लेकिन मैंने मना किया।
और ये देखिए हमारे साथ डॉक्टर शंभू प्रसाद नौटियाल जी जुड़ रखे हैं। ये देखिए रुद्रम जोशी भी हैं, ये पीछे से बने हुए हमारे साथ। विभाग है इसके तत्वावधान में और आपकी जो 7 दिवसीय जो ये एडवेंचर कोर्स आपका संचालित हुआ है, तो मेरे ख्याल आज आपका तीसरा दिन, छठवां दिन, यानी सेकंड लास्ट डे है आपका। तो आपका ये जो एडवेंचर कोर्स चल रहा है, बेसिक कोर्स जो भी है, तो इसमें जो है आप सभी लोग आज यहाँ पर जगह जो है कपड़ों बोलते हैं, तो यहाँ पर आप जो है उपस्थित हुए हैं। और आज इसी आपके इस कोर्स के अंतर्गत ही भारतीय रेड क्रॉस समिति, आप रेड क्रॉस से परिचित होंगे, तो रेड क्रॉस से जो है एक टीम आई है यहाँ पे, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के वाइस चेयरमैन श्री माधव प्रसाद जोशी जी, जो है मेडिकल व्यवसाय से हैं और हमारे बीच में है जोशी जी, और उनका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ जो है इसी में जो आपके अभी कोर्स चल रहा है उसके जो है हमारे यहाँ पर इंस्ट्रक्टर हैं श्री सुनील जी और शोभनी मैम, आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आपका। बहुत अच्छे तरीके से आपका कोर्स संचालित हो रहा है। और हमारी रेड क्रॉस टीम में मिस्टर अक्षर बदानी इंजीनियर हैं, आप प्रोफेशनल से जो है आप, और नवीन जी हैं, नवीन रावत जी हैं, जो है फर्स्ट मेडिकल रिस्पॉन्डर हैं, और हमारे बहुत ही यंगेस्ट इसके एम्बेसडर जो है उत्तरकाशी के रेड क्रॉस के मिस्टर कृष्णा जोशी, रुद्रम जोशी, नाम उनका नाम हम उनको बोलते हैं, लेकिन वैसे इनका नाम है रुद्रम जोशी। तो बेसिकली जैसे अभी हमने जानने की कोशिश की, आप विभिन्न जगहों से, अलग अलग जगहों से आप लोग यहाँ पे आए हैं। कुछ जो है डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले आप बहुत सारे स्टूडेंट भी होंगे, और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों से आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट होकर आए हैं, जो जिला पर्यटन के तत्वावधान में कोर्स हो रहा है। मेरे भी कुछ स्टूडेंट हैं यहाँ पे, मैं अपना परिचय भी दे दूँ। मैं डॉक्टर शंभू प्रसाद नौटियाल, और मैं भी रेड क्रॉस से जुड़ा हूँ, और इसके अलावा जो मैं एक टीचर हूँ यहाँ पे पास में DIC डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, वो अध्यक्ष होते हैं, बाकी एक मैनेजिंग कमेटी होती है स्टेट, नेशनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जैसे आप वाइस चेयरमैन है, सेक्रेटरी होता है, और 10 मेंबर होते हैं उसमें। तो इस तरीके से चलता है। दूसरा रेड क्रॉस के बहुत सारे विंग भी होते हैं। मैं थोड़ा सा आप सेंट जॉन्स एम्बुलेंस सुना होगा आपने, जो फर्स्ट एड का हमारा जो कॉन्सेप्ट चलता है वो उसी पे चलता है। इसके अलावा जो है 2 विंग और होती है हमारे, जूनियर और रेड क्रॉस के। आप लोगों ने जो PG कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते होंगे, अभी तो हमारा वो नहीं चल पा रहा, लॉकडाउन जैसे बहुत ज़्यादा वो हुआ हमारा का जो सैनिक होता है, जो वॉलंटियर होता है, वो अगर किसी देश में भी चला जाए तो उस पर गोली नहीं चला। अगर हमने ये शर्ट पहन रही तो हम पे कोई गोली, क्योंकि हम किसी के व्यक्तिगत रूप से, हम किसी की नहीं, हम मानवता की रक्षा के लिए आ गया। वो कोई भी हो हमारे सामने, अगर कोई जो है दूसरे देश का जवान भी अगर वो घायल पड़ा हुआ, तो हमें उसको भी सर्व करना, सर्व हमारा एक नारा होता है, ठीक है। तो रेड क्रॉस मानवता के लिए काम करता है। इसी के बदौलत रेड क्रॉस की आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहचान है, और रेड क्रॉस के वॉलंटियर जो है गिने नहीं जा सकते इतने वॉलंटियर। दूसरा हमारा सिद्धांत होता है, वो होता है आपका यूनिटी, क्योंकि हमें कोई भी काम करना है। आपने वो कहानी तो पढ़ी है ना, 1 लकड़ी वाली और 10 लकड़ी वाली। तो 1 लकड़ी कोई, अगर हम यूनिटी में हैं तो हम इंटीग्रेशन के द्वारा अपनी जो भी काम करने की हमारी मंशा है, हम वो पूरी कर सकते हैं। तो यूनिटी रेड क्रॉस के अंदर एक नेटवर्क होता है, जिसके तहत जो है यूनिटी के तहत काम करें। इसके अलावा है आपका इम्पार्शियलिटी। जब भी कोई घटना हो जाती है, सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वहाँ पे, अगर हम ये कहें कि आप लोग यहाँ पे आ रखे हैं, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये मेरा स्टूडेंट है, ये तुम कहाँ के, कहीं मेरे नेटिव प्लेस के तो नहीं, या वहाँ के तो नहीं। अगर ऐसी मंशा हमारे अंदर आ गई, तो फिर हम पक्षपात करें, निश्चित रूप से पक्षपात करें। कहीं पे कोई गाड़ी गिर गई, हम बोलेंगे नहीं इसमें कहाँ के लोग बैठे हुए थे, हमारे इलाके का कौन था, ये वहाँ का कौन था। नहीं, हमें प्रेफरेंस करना कि नीड क्या है, किसको ज़रूरत है हमारी। अगर कोई घायल ज़्यादा है, और वो चाहे पराया है हमारा, वो कहीं का भी है, हम सबसे पहले उसको सर्व करेंगे। जो जिसको चोट कम लगी है, जो कम घायल है, उसको हम प्रेफर करेंगे, बाद में करें। लेकिन सबसे पहले हमारी आवश्यकता किसको हमें सबसे पहले रेस्पॉन्ड करना है, तो हम निष्पक्षता के साथ काम करते हैं। इसके अलावा जो न्यूट्रलिटी, जो तटस्थता की बात आती है, कि हम कह रहे हैं कि हम कोई भी धर्म, संप्रदाय, किसी से भी हमारे अंदर कोई ऐसी भावना ही नहीं होती है कि ये हमारा है, अपना है, पराया है। क्योंकि हमें तो सर्व करना, हमें सेवा देनी, हमें मानवता के कॉन्सेप्ट पे चलना है। हम किसी धर्म, जाति, संप्रदाय से बंधे हुए नहीं होते, किसी भी बॉन्ड में हम जो है वो नहीं होते, जुड़े नहीं। इसलिए हम न्यूट्रल होकर के काम करते हैं। हम सरकार का वो नहीं करते हैं,
कि भाई सरकार क्या कर रही है, कैसे कर रही है, ये दिखावा करना, वो करना, ऐसा कुछ न्यूट्रल होकर के हमें अपना काम को करना है। किसी की उस पे जा करके व्यक्तिगत ग्रीवेंस पे जा करके हम कोई भी काम नहीं कर सकते। इधर से आए होंगे ना, आप भी इधर से आए, लेकिन क्या है कि माना अगर हम यहाँ से आए और यहाँ से रास्ता नहीं है हमारे पास में, तो अगर हमने कैपेसिटी असेसमेंट पहले से कर रखा वल्नरेबल एरिया का, हमें पता है कि नहीं एक रास्ता ये, इसका ऑब्जेक्ट भी है हमारे पास, दूसरा रास्ता है यहाँ से। अगर पुल एक नहीं है, इस संगम चट्टी में आपने देखोगे एक बार 6 के 6 पुल चले गए थे। ये पूरा जब 2003 अगस्त 2012 में आपदा आई तो सारे पुल हमारे तबाह हो गए थे। तो उस समय हम लोगों ने जो है वहाँ से उतरो, जहाँ से आप आए, तो यहाँ से आपने एक पुल रवाड़ा से वापस आए इधर, लेकिन हम लोग रवाड़ा से उधर होते और सीधा गजोली पहुँचे थे। और गजोली से जो है नौगांव का यहाँ पे अभिषेक बैठा हुआ, अभिषेक वहाँ एक नीचे एक पुल था पहले, सबसे नीचे। आप तो सड़क चली गए, तब सड़क नहीं थी सर उधर, तो नीचे एक पुल था वहाँ पे, उस पुल से उस पार गए, तब जो है अगोड़ा और भंकोली और ये तमाम गाँव में जो यहाँ तक कि टनल ये सेबू के इधर, उस टनल से भी उधर गए थे। फिर वहाँ पे ये देखा गया कि हाँ यहाँ पे महर्षि आश्रम है, और महर्षि आश्रम में एक हेलीपैड बनी हुई। तो फिर क्या किया गया कि अगर हमें जो है एयर लिफ्ट करना था, तो फिर जो है उस हेलीपैड का जो है वो किया गया, मुआयना किया गया। तो हमारे डीएम साहब, एसपी, कप्तान, जितने भी लोग उस समय जो अदा के हिसाब से जो मजिस्ट्रेट आए थे, उस समय राहत आयुक्त थे, कमिश्नर थे, तो वो आते जाते रहते थे। तो वो क्या आप पानी डालें कंपलसरी नहीं कि यही होगा, साबुन है, कुछ भी है, ठीक है। तो हमने पेपर 100 वहाँ बैठ जाते वहीं पर। ये देखिए, पहले नवीन रावत जी देखिए ये हाथ धुल रहे हैं। पहले साबुन से अच्छी तरह से हाथ धुल देंगे। पहले देखिए साबुन लगा चुके हैं और हाथ धुल चुके हैं हाथों में, ठीक है। तो जो पहली प्रक्रिया होती है इसकी इस तरीके से, ठीक है। सेकंड प्रक्रिया आप ये सेकंड स्टेप देखिए, उंगली के अंदर उंगली डाल के अंदर का जो पोर्शन रहता है इसमें भी गंदगी काफ़ी रहती है, ठीक है। थर्ड पोर्शन आता है हमारा ये वाला रफिंग करना है। ये देखिए, फिर एक ये नाखून के अंदर गंदगी रहती है, उसको भी हम निकालते हैं इस तरीके से। रिपीट करना है, एक ही बार नहीं, ऐसा नहीं रिपीट करना। अब जो हमारा अंगूठा है, फिर ये है अंगूठे वाला पोर्शन, अंगूठे को भी नहीं छोड़ना है, इस तरीके से अंगूठे को साफ करना है, ठीक है। फिर और यही स्टेप दोबारा तिबारा करके फिर लास्ट जो स्टेप बचता है वो है कलाई वाला। कलाई वाला। घड़ी पीछे कर दें, सूट को पीछे कर दें, उसके बाद टी शर्ट को पीछे करके आप कलाई को भी पूरा अच्छा तरह से साफ कर सकते हैं। रिपीट कर सकते हो ये चीज़ें। क्योंकि नाखून के अंदर भी काफ़ी मैल रहता है, तो आप इसको रिपीट 2-3 बार इसको रिपीट करके लास्ट स्टेप जो होता है ये बाजू का होता है। वैसे तो आप लोगों को सभी को जानकारी होगी इसके बारे में, फिर भी अब आप में से किसी को अगर समझ में आया तो कोई एक बच्चा आए और दिखाए हमें हैंड वॉश करके। एक बच्चा आ जाए, कोई भी आ जाइए, आइए। अब देखिए आपके सामने ये करके दिखाएंगे आपको। आपका नाम? अंकित अंशुल है नाम। देखिए, पहले पानी लेना है और साबुन ठीक ढंग से लगा देना है पूरे हाथ पे। अंशुल साबुन को पूरे हाथ में लगाते हुए देखिए फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड, उंगलियों के बीच से, ये देखिए नाखून, ये देखिए कलाई, ये थंब,
रबिंग। और ये देखिए इसके बाद हाथ धुलना। ये देखिए बहुत अच्छे ढंग से अंशुल ने किया है और आप सभी समझ चुके होंगे अब तक। धन्यवाद नवीन, अंशुल और अक्षत। हाथ धोने की जो हमारी एक कला होती है भारत में, तो आपको पता है कि कोई भी कार्य किया जाता आप पवित्र पवित्र और सर्वास्था जल छिड़कते हैं इस तरीके से। तो क्यों करते हैं हम लोग? तो उसके बाद जो है शुद्धिकरण कर लेते हैं। तो शुद्धिकरण करते समय भी आपने देखा होगा जल का कितना महत्व होता है। तो हम कोशिश करें, जब उन्होंने जो है आपने देखा होगा कि साबुन लगाया हाथ में, तो 20 सेकंड तक कम से कम जो है साबुन को रहने दें। फिर उन्होंने किस तरीके से हाथों को रब किया, एक एक उंगलियों को उन्होंने रब किया। और आपको फिर कलाई में जो है सुमन की टेक्निक भी होती है इस तरीके की। तो हाथ धोने की जो एक वो है प्रोसेस है, वो आपने मिस्टर नवीन से जानने की कोशिश की है। क्योंकि आपको पता है कि जो पानी में भी बहुत सारे जो है क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं। तो ये जो है हमारे जब पसीना हो जाता है हाथों में या कहीं टचिंग करते हैं, तो यहाँ पे छिपे हुए होते हैं माइक्रोब। वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं। और जब भी हम जो है भोजन ग्रहण करते हैं तो ये हमारे भोजन को कंटेमिनेट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले जो अपने हाथों को स्वच्छ रखेंगे तो फिर आगे हमें जो है इस स्वच्छ आदत के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रखने में मदद मिलेगी। अभी हमारे बीच में पहले तक आप करें तो मैं थोड़ा बता दूं, हमारे वाइस चेयरमैन साहब मिस्टर माधव प्रसाद जोशी जी, आप एक मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, स्वयं भी प्रोफेशन भी आपका मेडिकल क्षेत्र से है। और हमारे पास में जो है बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, लेकिन हम उनसे परिचित नहीं, उनका यूज़ करना नहीं आता है हमें। ठीक है, हम ड्रेसिंग कैसे करते हैं, सिंपल जो हमारे पास जो चीज़ें फर्स्ट एड में जो उपलब्ध होते हैं, फर्स्ट एड किट को हम कैसे सजो सकते हैं, उसके बारे में बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जिनके बारे में जो है आपको यहाँ पे जानकारी भी मिलेगी। क्योंकि आप ऐसे से फार्मासिस्ट भी है। और आपने देखा होगा आपकी जो है जो विश्वनाथ चौक है वहाँ पर आपकी खुद की शॉप भी है वहाँ पे मेडिकल की। किस नाम से? विश्वनाथ मेडिकल। जब हम लोग कई बार रेड क्रॉस बिल्डिंग के बगल में PWD के अगेंस्ट में वहाँ पे देखते हैं तो आपके वहाँ पे। और कई वर्षों से जो है आप हमारे रेड क्रॉस के जो है इससे पहले ट्रेजरर भी रहे हैं और वर्तमान में जो है वाइस चेयरमैन है। आप स्टेट मैनेजमेंट कमेटी जो हमारे स्टेट की है उसमें भी जो है आप मेंबर हैं। यहाँ से राज्य प्रतिनिधि हैं उत्तरकाशी से, और स्टेट मैनेजिंग क्या बोलते हैं मैनेजिंग कमेटी, उसके आप मेंबर भी हैं। और उत्तरकाशी में जितनी भी आपदाएँ, चाहे कहीं पे मोरी में जो है आग लगने की घटना हुई हो, कि कोची में बाढ़ 12-13 में आपदा, कहीं पर भी कोई आपदा आती तो सबसे पहले आप वहाँ पर जो है लोगों के साथ में खड़े मिलते हैं। और बहुत सारी जानकारियों के साथ आपके सामने होंगे हमारे श्रीमान जोशी जी, जो आपको जो है फर्स्ट एड बॉक्स से ABC जो होती है हमारी फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में आपके कोई क्वेश्चन भी होंगे तो वो भी चीज़ें आपको बताएंगे। आपके सवालों का समाधान उनके द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। और साथ में एक बड़ी जो हमारे आपको दिलचस्पी भी होगी कि आप ऐसे परिवार से जुड़े हुए हैं। आपने 4 धाम हॉस्पिटल सुना होगा देहरादून में, आप उसके ट्रस्टी भी हैं। आपके बड़े भाई साहब श्रीमान जोशी जी, डॉक्टर KPC जोशी जी का नाम सुना होगा आपने, आपके बड़े भाई है। तो ऐसे अच्छे परिवार से आप ताल्लुकात करते हैं। तो श्रीमान जोशी जी हमारे बीच में हैं जो आपको मेडिसिन और फर्स्ट एड किट के बारे में जो है अभी जानकारियाँ देंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम जैसे कि कहा जाता है कि सैनिटाइजर में 78% अल्कोहल की मात्रा होनी चाहिए तभी वो पूर्ण होता है। तो मैं ये चाहूँगा डॉक्टर शंभू प्रसाद नौटियाल जी से कि वो दिखाएं। एक हम सैनिटाइज़र लाए हैं और एक आपको दिखाते हैं कि इस सैनिटाइज़र में कितनी अल्कोहल की मात्रा है। जो भी आपके बाज़ार में है वो 23%, 24% इससे ऊपर नहीं है और बिक रहा है 78% बोल के। तो इसलिए हमें भी अवेयर होने की ज़रूरत आ गई है। और बच्चों, जब तक 78% इसमें अल्कोहल नहीं रहेगा तब तक आप कोरोना से नहीं बच सकते। तो इससे बढ़िया हम हैंड वॉश करें। डॉक्टर नौटियाल जी, अभी जोशी जी ने बताया कि देखो हमारे लिए एक विकल्प रखा गया था। इस समय क्या रखा गया था कि मास्क पहनो और हाथों को सैनिटाइज करो। तो 2 तरीके हैं। उससे पहले जो हमारी बेस्ट टेक्निक थी वो ये था कि साबुन से हम हाथ धोएं, क्योंकि आपको पता है उसमें जो है थोड़ा सा फैट की मात्रा भी होती है, वो जो वायरस होता है वो आसानी से जो है उसमें न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन हम लोगों क्योंकि स्कूल कॉलेज जगह जगह बैंक में जाते हैं, जहाँ कहीं भी हमारी ज़रूरतें होती हैं हम जाते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं गाड़ियों में देखते होंगे बार बार जो सैनिटाइज़र का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या वो सैनिटाइज़र हमारे लिए सेफ़ है?
क्योंकि जो भी कंपनी ने जैसे आपको बताया गया कि वो दावा करते हैं कि हमारा 70%, इसमें भी लिखा होगा कितना परसेंट इसमें है, लेकिन क्या उतना है? क्योंकि हो सकता है उसमें कहीं भी डुप्लीकेसी हो जाए, या लोगों ने सैनिटाइजर लाया और उसमें कुछ और चीज़ें जो है एडल्ट्रेशन कर दिया उसमें। तो हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास जो सैनिटाइज़र है क्या वो हमारे स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है। तो हम तभी जो है अपने हाथों को सुरक्षा दे सकते हैं या अपने आप को स्वस्थ रखने में कारगर सिद्ध हो सकते हैं। जो हमारा सैनिटाइज़र में किसकी अल्कोहल की मात्रा, तो मेरे पास ये जो है ये अल्कोहल मीटर है, इसमें आप देख रहे हैं रीडिंग बनी हुई है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे नीचे 00 है, फिर 10 है, 70, 80, 90 और 100 तक है, इसमें मार्क किए हुए हैं। तो हमें ही देखना है कि मैं ये सैनिटाइज़र जो है ये 250 ml का जो है मेरे पास में क्या है, एक बीकर है, वो सॉरी इसको बीकर में डालना। इसमें हमने जो है ये सैनिटाइज़र डाला और इसको हमने 250 ml तक ही भरना है। यहाँ पे जो है ये जो निशान है 250 ml का, यहाँ पे मैंने इसको होल्ड कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस अल्कोहल मीटर को इसमें डिप करूँगा और इसमें जो रीडिंग आएगी वो इसकी प्रतिशतता बताएगी कि इसमें जो है कितना जो है अल्कोहल है। अब आप खुद देख सकते हैं, कोई भी आए और देख के चले जाएं। पर्सन यहाँ पे आ जाए और देख लीजिए कि कितना परसेंट इसमें है। यहाँ से आप देख लीजिए, हाँ यानी 70 से भी थोड़ा नीचे यानी 65 है, 65 हमारे पास में। ये जो हमारे पास सैनिटाइजर है इसमें और कोई देखना चाहेगा, और कोई देखना चाहता है, करना चाहता है, लड़कियों में से भी आओ भाई, आ जाओ। हाँ गर्ल्स आओ, जाओ जाओ। ये है ना, इसको उठा लो, इसमें करवाओ रीडिंग जहाँ पे वो स्टे होगा वहाँ पे हम उस रीडिंग मांगेंगे। जहाँ पे खड़ा होगा और जिस लेयर पे वो फिक्स हो जाएगा, तो वो लेयर पे जहाँ पे फिक्स हो रहा है वहाँ पे उसकी जो रीडिंग है वो हमें दिखाई दे। इन बच्चों को भी देखने को, बच्चों देखो, हाँ गर्ल्स देखो, इसको बोलते हैं अल्कोहल मीटर। अल्कोहल मीटर जैसे आप दूध नापने के लिए इलेक्ट्रोमीटर आता है, तो वैसे ही क्या है, अल्कोहल मीटर है। ठीक है, जैसे वो गाड़ियों में फूंक मारते हैं वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे, लेकिन वो प्रोसीजर दूसरा है। वो तो एक इंडिकेटर के रूप में होता है ना, वो सिर्फ हमें पता करना है कि अल्कोहल स्मेल से वो पता लग जाता है ना, लेकिन इसमें प्रतिशतता बता देते हैं। हम इसमें जो है और चीज़ें भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली अब हमें जो नीड है वो ये है कि हम अपने अब हम दूसरा सैनिटाइजर चाहे तो चेक कर सकते हैं। कोई एक मदद के लिए आ जाए, आप इसको इसमें डाल दीजिए, 1 या 2 पे आ रहा हो, ठीक है। तो ये बजाज वाला है, तो ये भी थोड़ा सा ठीक है, लेकिन हमारे पास ऐसे भी सैनिटाइजर अगर आपके पास यहाँ है जो आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसका परीक्षण भी आप यहाँ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसको इसमें शिफ्ट कर देंगे। ये बहुत ज़्यादा ये हमने अभी जो है यहाँ 80 गंगा घाटी के जितने गांव हैं सर, वहाँ पे सारा दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है। यहाँ पे राणा जी हैं, उनके घर में भी हमने पूरी किट बना के दे रखी है। उसमें जो है आपका, मैंने अभी वो लाया था बीपी इंस्ट्रूमेंट था, इसमें जो है ऑक्सीमीटर है। अभी सर जो है आप ऑक्सीमीटर और उसके बारे में, बीपी इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताएंगे। ये बीपी इंस्ट्रूमेंट हमने प्रत्येक गाँव में दे रखे हैं। नेबुलाइजर दीजिए 80 गंगा के उतरों से लेकर आपके, ये जो है बीपी इंस्ट्रूमेंट क्या है कि हमारा बीपी मेजर करने के लिए कहीं पर भी है। ये सर, ये बीपी वाली जो मशीन आपकी, ये अभी डिजिटल है। हाँ, डिजिटल में और अगर सर डाउन है तो फर्क है थोड़ा सा। एनालॉग और डिजिटल में परफेक्शन किस तरह से जाता है? इसमें ये है कि अगर आपका सर डाउन है तो ये गड़बड़ कर आ जाओ, किसी का सकती चेक है, कर लेकिन जो मैनुअली है वो कभी नहीं। इसका भी करना है, जैसे मैं ये कह रहा हूँ सर, इसमें मान लीजिए हमारा जो भी आ रहा है, इसमें 96 टू आना चाहिए ऑप्शन, बाएं हाथ कौन सा? और 72 और 72 दोनों चेक करवा डाउन हो जाए। ये ऑप्शन है, ये पास है 72 6। ये हमने इसको यहाँ पे बहुत ही कच्चा दिया आपने बस। ठीक है, ये मार्क यहाँ पे बना हुआ। इसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारे पास में क्या बीपी इंस्ट्रूमेंट है, डिजिटल वाला है, ठीक है। 80 120 सिस्टोलिक कितना होता है? 120 और आपका डायस्टोलिक होता है आपका 80। तो हम इसको ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद ये थोड़ा सा क्या होगा, प्रेशर होगा उसमें, और प्रेशर जैसे बनेगा उसके बाद जो है अब थोड़ा जैसे हम बता रहे हैं कि मसाले कभी कभी नकली आ रहे हैं, तेल नकली आ रहा है, जो बाजार की चीज़ें हम नकली खा रहे हैं, तो 120 को हम 150 तक आजकल बना दिया है, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल जो है चेंज हो और 80 को हम 100 तक नॉर्मल मानते हैं।
तो कभी भी किसी का 100 आ जाए या 150 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, इतनी घबराने की घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मशीन बताएगी आप जो है WHO के अनुसार जो है आप फिट है या नहीं है। तो अभी रीडिंग आएगी इनकी। कह रहे थे पहले इनको जो है एक प्रिसेप्शन बना हुआ था कि मेरा डाउन रहता है, लेकिन नहीं है डाउन, बल्कि बढ़ा हुआ है इनका। देख लिया आप, अब इनको शिकायत है कि मेरा डाउन रहता है। तुम लोग को ही दे देंगे। मेरे को पहले बता दो, लेके आता हूँ। पानी बड़ा कर डैम से खच्चर वाले फंस गए थे बीच नदी में। जब आपका जो है 160 के आसपास खच्चर तो आ गए थे, आदमी फंसे हुए थे 3। थोड़ा सा हाइपर NDRF की SDRF की टीम आई थी। हाइपर टेंशन है। और ब्लड प्रेशर लो हो तो ये आपका 80 वाला नीचे आ जाएगा, और वो भी 100 से नीचे आ जाएगा। जो 120 होना चाहिए हाइपर टेंशन वो हो गया तो तब आप लो होगा तो निम्न रक्तचाप हो जाएगा। हाइपोटेंशन, हाइपर तो ज्यादा हाइपो होता है कि हाइपो हाइपो हो जाएगा। हाइपो हाइपो एंड हाइपर। हाइपर मानी ज्यादा है। और हाई होगा सर, हाइपर में आपको नमक बंद करना पड़ेगा। मीठा मीठा तेज वेज सब। नहीं मीठा तो शुगर की बात हो गई, और शुगर तो अलग चीज, ये नमक से होता है। ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो क्या करना चाहिए सर? नमक कम करना पड़ेगा, नमक और गोली लेनी पड़ेगी। लो है तो नमक ज़्यादा लेना पड़ेगा। इसका इसमें अल्कोहल भी कोई फैक्टर होता है क्या सर? अल्कोहल भी नहीं, हल्का तो है, अल्कोहल ज्यादा तो नहीं होता। जैसे मेरे फादर का हमेशा जो हाई रहता है, इनका डाउन है, शुगर में अल्कोहल का बहुत ज़्यादा रहता है, इसमें अल्कोहल का बहुत ज्यादा डाउन है। होना चाहिए नॉर्मल। दूसरी चीज़, पल्स रेट में अगर आप टॉयलेट जाते हैं और टॉयलेट के बाद पल्स रेट घटती हैं और ऑक्सीजन की मात्रा बहुत घट जाती है टॉयलेट जाने के बाद, तो घबराने की बात नहीं है। कई बार ऐसा होता है, कोविड में हमने देखा है कि पल्स ऑक्सीमीटर का बहुत ज़्यादा उपयोग बढ़ गया, घर घर में ये था। और जैसे पता चल रहा था कि मैं पॉजिटिव हूँ, कोरोना पॉजिटिव हूँ, तो क्या हो रहा था कि हर मिनट में आप पल्स ऑक्सीमीटर पे अपनी ऑक्सीजन की मात्रा चेक कर रहे थे, लेकिन ये नहीं पता था कि टॉयलेट के बाद कम आती है। तो टॉयलेट के बाद कम आने पर क्या हुआ कि कई जनों ने हमारे लिए फ़ोन किया, तो हमने कहा कि थोड़ी देर बाद फिर चेक करना, सही आ जाएगी। तो सही आ गई। जो हमसे संपर्क में नहीं थे वो सीधे हॉस्पिटल पहुँचे और हॉस्पिटल में इलाज करवाने, और कई जने ऊपर भी पहुँचे। क्यों? ये माइंड सेटअप की बात है बच्चों। जब तक आपका माइंड सही नहीं है तब तक आप इसके भरोसे हैं, इसके भरोसे हैं, सबके भरोसे हैं। आपको यकीन नहीं होगा, मैंने अभी तक अपना बीपी चेक नहीं किया है, कभी पल्स ऑक्सीमीटर पे हाथ नहीं, वो तो आप सबको दिखाने के लिए लगा देते हैं हम। नंबर दूसरी बात, मैं बैडमिंटन का चैम्पियन भी रहा हूँ। 6 बार तो मैंने सिंगल जीता है यहाँ उत्तरकाशी में, और 5 बार हमने डबल्स का जीता है यहाँ पर टूर्नामेंट जो माघ मेले में होता है, और हम देहरादून भी गए 1-2 बार खेलने के लिए। तीसरी बात बच्चों, मैं ये बताता हूँ कि इसमें जब अगर आपके पास 90s में आ जाएगी, 100 के ऊपर बाजार में जाएंगे आप तो 100 के ऊपर आती है। जो हमारे एयरटेल का नितिन है उसकी 110, 115 आती है। क्यों आती है? क्योंकि आजकल अब ना आप एक्सरसाइज करते हैं, ना भागते हैं, स्पोर्ट्स का नाम ख़त्म हो गया, सब वीडियो गेम खेलते हैं। तो इसलिए जब तक आप चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे नहीं, कूदेंगे फांदेंगे नहीं, क्योंकि जब आप किसी घर में जाते हैं और कोई बच्चा शैतानी करता है तो उसके माँ बाप डांटते रहते हैं उसे, लेकिन हम तो प्यार करते हैं उसे। सही है, एक्टिव है बच्चा। और कई जगह आप जाएंगे, बच्चा यूँ सुस्त सा बैठा हुआ, तो एक्टिव है, वो बड़ा होके यही नापता रहेगा, यही नापता रहेगा। अगर आप एक्टिव हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कभी भी ना बीपी की ज़रूरत है नापने की। क्योंकि देखिए, आपका अगर हेडेक हो रहा है तो आप सोचते हैं कि मुझे बीपी लो हो गया, ठीक है, लो हो गया तो आप ऐसी वादियों में जाएं या बाहर निकले, छत में जाएं, अपना बीपी ठीक कर दें।
लेकिन अगर हमने माइंड सेटअप जो होता है, माइंड में बसा दिया कि नहीं मुझे तो अभी क्लिनिक जाना पड़ेगा, बीपी ना पाना पड़ेगा, तो तरह से जितने लैब हैं बच्चों मतलब करोड़। देखिए 2 डंडी और कंबल से स्ट्रेचर बनाया गया है। आप जैसे में ये आगे लेटे हुए हैं, ये पोजीशन सही नहीं है क्योंकि इनके सर के ऊपर ज़्यादा वो पड़ रहा है ना, तो उससे क्या हो रहा है, घूम होती है। आपने देखा होगा अगर गर्दन ऐसे बिल्कुल है तो सबसे पहले क्या करते हैं, रिकवरी जब तक स्ट्रेचर तैयार होता है हमारा, तब तक हम क्या करेंगे, इनको एक करवट देंगे तो ऐसे में। हाँ, और ये वाला जो पैर होता है इसको ऐसे बिल्कुल थोड़ा रिलेक्शन। अब इनका जो है यहाँ से अगर स्पाइन में अगर वो है तो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ सहारा है, जैसे ये है हल्का सा, ठीक है। तो अब थोड़ी देर जब तक हमने इस साइड से तैयार किया तब तक इसको बोलते हैं रिकवरी पोजीशन। क्या बोलते हैं, रिकवरी पोजीशन। अगर डायरेक्टर रहते हैं तो फिर दिक्कत होती है, तो थोड़ा हमने उनको आराम उसमें ला दिया। लेकिन आप जब स्ट्रेचर में ले जाएंगे तो फिर उनको शिफ्ट करेंगे। अब शिफ्ट करने समय भी आप ध्यान रखें भी करें। देखो पेशेंट ठीक है, पैर के बल पर खाना होगा, एक साथ पैर के बल। अब आप इसको जो है मतलब ये देख लें कि जहाँ पर ये सुविधा मिल सकती है आपको, वहाँ पे इस तरीके से इसको ले जा सकते हैं। इनके हाथ बीच में रख दो और सपोर्ट दे सकते हैं तो सपोर्ट दे सकते हैं आप, ठीक है। तो कोई आपके पास में परमानेंट भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कई बार तो हड्डी और जो मतलब ठंड का टाइम है तब तो हमें ऊपर से वो दे रहे ना, हम ऐसे तरीके में बैठा देते हैं उनको, ऐसे कॉर्नर से, हाँ इस तरीके से बैठा देते हैं। और फिर उनके ऊपर भी हमें ओढ़न डालनी है। इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, एक तो ऐसा बनता है कि आप ऐसे में इसको जो है फोल्ड करके इसको हार्ड बना दें थोड़ा इस तरीके से, और एक बनता है आपका तिरछे में। ये देखिए, अगर डंडे नहीं है तो आप ऐसे करके किसी भी कंबल से स्ट्रेचर बना सकते हैं और एम्बुलेंस तक पहुंचा सकते हैं मरीज को। आओ कोई महिला आ जाओ, ये आ जाए, ये आ जा भाई, आ जा, तुझे हॉस्पिटल तक ले जाते हैं। एक तो ठाट हो रहा है, उसके वहाँ घूम के आएगी नहीं। अब जो है 4 लोग जो है इसको आराम से यहाँ, वो उसमें अंदर ही इंजर्ड हो जाता है आदमी, बाहर, हाँ बाहर उसको नहीं, ब्लड नहीं निकलता, लेकिन मांस फटा हुआ होता है, वो हड्डी के फ्रैक्चर की तरह होता है और उससे भी खतरनाक होता है। अगर उसमें अंदर से जो है टिश्यू डैमेज होने लग गए तो इन्फेक्शन जो है बहुत खतरनाक होता है। खुले घाव का उतना नहीं होता है जितने कि बंद घाव का होता है। नदी में चला, वहाँ पे नहा रहा है तो अचानक जो है पानी में डूब जाता है, या कोई गाड़ी है जो पानी में गिर गई है, वहाँ पे उसको बाहर निकालते हैं हम, तो वो जो है व्यक्ति बेहोश पड़ा हुआ होता है। हार्ट के केस में हो सकता है, ओवरडोज दवाई से हो सकता है, अचानक कोई गिर जाता है किसी चीज़ एक्सीडेंट में, तो तब क्या हो जाता है, सबसे पहले होती है उसको चोकिंग की प्रॉब्लम। अब चोकिंग क्या होती है, आपने छोटे बच्चों में देखा होगा, कई बार क्या करते हैं सिक्का निकल जाते हैं, तो सिक्का जब निकल जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से पीटते हैं उनको, तो गलत होता है। हम उस सिक्के को कहाँ डाल रहे हैं, अंदर डाल रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, उस सिक्कों को निकालने के लिए, कभी देखा आपने कुछ लोगों को करते हुए, तो सपोज डेट आप अक्सर यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा आ जाओ, है ना, हमें प्रेशर देना होता है, तो प्रेशर हम कहाँ पे देते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ से पीटते हैं, वो गलत हो जाता है। हमारे जो एब्डोमेन होता है, ये एब्डोमेन है ना, तो एब्डोमेन के नीचे यहाँ से प्रेशर हमें जो है इंसर्ट करना चाहिए। जब यहाँ से प्रेशर हम इंसर्ट करेंगे तो फिर ये क्या करेगा ऊपर, तब जो है हम यहाँ से हल्का थपकी बोलते हैं ना इसको, थपकी देंगे तो वो बाहर की तरफ। अगर हम यहाँ से डालेंगे उसको तो सिक्का जो है बाहर आने के बजाय जो है वो अंदर की तरफ। तो कई बार क्या होता है कि हमारी कुछ चीज़ें जो है बच्चों में खास करके फंस जाती हैं, इसको बोलते हैं चोकिंग, क्योंकि चोक हो जाएगी। हमारे जो एक फुट पाइप होता है, एक विंड पाइप होता है हमारे यहाँ पे, तो फुट पाइप तो खाने के काम आता है और विंड पाइप सांस लेने, तो जब उसका प्रेशर पड़ेगा तो विंड पाइप भी क्या हो जाएगा, वो भी प्रेशर में दब जाएगा, तो उससे हमें जो है चोकिंग हो सकती है। दूसरी बात क्या होती है कि कई बार आप फ्री हो गए, हम लोग जो है गाड़ी में जा रहे हो, गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी कहीं गिर गई, हम बेहोश हो गए समय, और बेहोश हो गए तो हमारी गर्दन जो है मुड़ी हुई हो सकती है। हमारी सिर्फ लार जो होती है वही इकट्ठा होकर के हमारे गले को क्या कर देगी, चोक कर देगी, और जब चोक करेगी तो सांस लेने में हमें प्रॉब्लम। तो वो आदमी जो है वो चोट से नहीं मरता है, बल्कि उस चोकिंग की वजह से मर जाता। तो कई बार आदमी बेहोश हो जाता है, जैसे मैं हेल्ट हो गया, गिर गया और मेरी गर्दन सही नहीं है, मतलब
अच्छी स्टेज में नहीं है, वो मुड़ गई है, तो बार बार क्या होगा, जो मेरे लार आ रहे होंगे वो यहाँ पे जमा हो जाएगा और उसकी वजह से मुझे चोकिंग हो सकती है। तो सबसे हमें ध्यान रखना चाहिए, जब हम किसी भी विक्टिम के पास जाते हैं हम सबसे पहले उसको चेक करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं स्थिति का आंकलन। तो इसमें जो है एक स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं CPR से पहले, जो इसका एक दूसरा नाम भी, इसको बोलते हैं हम बेसिक लाइफ सपोर्ट, यानी बेसिक लाइफ सपोर्ट, BSL भी बोलते हैं इसको, बेसिक लाइफ ना BLS, बेसिक लाइफ सपोर्ट। हमें किसी को डिफेंस देना है तो इसके लिए जो एक कंडीशन आती है जिसको हम पहले, जब आप लोग जो है 10th में पढ़े होंगे, तो एक चैप्टर में जो है आपके पास में दे रखा है ABC, पढ़ा आपने कहीं, DRABC, डॉक्टर ABC भी बोलते हैं। D फॉर डेंजर, R फॉर रेस्पॉन्स, और फिर आता है ABC। हालांकि अब इसको बदल दिया रेड क्रॉस में, ये जो हमारे जितने भी जो इसमें हमारे फर्स्ट एड रिस्पॉन्सर के लिए जो कार्य करने वाली जो एजेंसियां हैं, नर्सिंग एजेंसियां हैं, उनको अब क्या करना पड़ा, DRABC को अब जो है कर दिया DRCAB, केब कर दिया इसको, ठीक है। अब जो ABC था उसको बदल दिया है और उसको कर दिया केब, CAB। तो पहले जैसे मैं बोला था D फॉर डेंजर, R फॉर रिस्पॉन्स, जब कोई डेंजर माने खतरा है, तो खतरे से पहले सबसे पहले हमें देखना, स्थिति का आकलन करना है कि वो जगह सुरक्षित है, हम किसी की मदद करना चाह रहे हैं और पानी में कोई डूब रहा, तो क्या हमें सीधा कूदना चाहिए वहाँ पे, क्या उसके लिए भी खतरा है, हमारे अपने खतरे को भागते हुए क्या पंपिंग करता है, तो अगर ये पंपिंग कर रहा है तो दैट मीन्स हम ओके, हम ठीक हैं। और यदि हमारा चेस्ट काम नहीं कर रही है, हमारा सर्कुलेशन, हम नब्ज देख सकते हैं, हाथ में देखेंगे तो अगर उसका फ्लो चल रहा है तो हम नब्ज से पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति जिंदा है या अचेत अवस्था में है। तो यदि अगर हमने ऐसा पता कर लिया कि भाई उसके सर्कुलेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो एक तो हम हाथ देख के कर सकते हैं, दूसरा कैसे कर सकते हैं, अभिषेक आप आ जाओ यहाँ पे। अगर इसके सांस चल रही तो हम कैसे पता करें, लेट जाओ, हाँ कैसे लेट जाओ, ये लेटा हुआ है, ठीक है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसकी सांस चल रही है कि नहीं चल रही है, तो क्या पता करूँगा मैं, हाँ वेरी गुड भाई, यहाँ पे गर्मी आती है, जब ये सांस ले रहा होगा तो गर्मी आती है, लेकिन इससे पहले मैं इसको चेक करूँगा, हेलो, मैं नहीं जानते अभिषेक है, हेलो हाय कैसे हो, अरे आप ठीक हो, अरे आप ठीक हो, कुछ बोलूँगा ना मैं, है ना, ये कान में बोलूँगा, हेलो भाई कौन हो, आप ठीक हो, तो मैं ऐसा देख सकता हूँ। अब मैंने देखा कि अरे ये तो कुछ नहीं बोल रहा है, तो मैंने इसका हाथ देखा, इसकी नब्ज चल रही कि नहीं चल रही। अगर मेरे पास कोई पेन या कुछ भी चीज़ है तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये स्टिक जो है पेन हो सकता है मेरे पास में, तो अगर इसकी पल्स रेट अगर चल रही है तो ये मूव करेगा ऊपर नीचे, तो होएगा, तो इसका मतलब इसका सर्कुलेशन हो रहा है, तो ये खतरे में नहीं। लेकिन अब मैंने देखा कुछ नहीं हो रहा है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं फिर इसका एयरवे चेक करूँगा। सर्कुलेशन के बाद आएगा केब, CAB। तो पहले मैंने देखा है सर्कुलेशन, चेस्ट काम नहीं कर रही, यानी ये अनकॉन्शियस है, तो तब मैं क्या करूँगा, इसका जो है एयरवे चेक करूँ, कहीं कुछ चोकिंग तो नहीं हो रखी इसके गले। तो ये जो है चिन होती है, यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको बोलते हैं हम चिन, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे सीधे करूँगा, तो फिर मैंने देखा, हाँ भाई पूछूंगा इसको कुछ भी है, नाक में कुछ फंसा तो नहीं है, ठीक है ना। सांस लेने, इसके नाक बंद करूँगा तो इसकी ये खुल जाएगी, जैसे मैंने यहाँ नथनी बंद करूँगा, आप देख लीजिए, मुँह बंद करिए अपना, अब मैं इसके नाक बंद करूँगा तो मुंह इसका खुल जाएगा, थोड़ी देर में खुल ही जाएगा। खोल देना बेटा जब मर्जी होंगे, खोल दिया। क्यों खोला, तो सांस रोक रहा था, तो सांस अगर हम रोकेंगे तो यहाँ से मुंह खुले, इसका मतलब ठीक है। अगर अब भी ठीक नहीं है, ठीक है, अब क्या करेंगे हम, B फॉर ब्रीथिंग, ठीक है। अब इसको सांस की जरूरत पड़ रही है, अब सांस की जरूरत पड़ रही है, अब हमें जो है CPR की जरूरत पड़ेगी। अब हम CPR के लिए रेडी रहे। अब CPR सबसे पहले आप सुन लें कि CPR क्या होता है, फुल फॉर्म पता है किसी को, CPR, वेरी गुड, कार्डियो पल्मोनरी रिसिस्टेशन, कार्डियो पल्मोनरी रिसिस्टेशन, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। अब CPR क्यों ज़रूरी है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारे यहाँ एक उत्तरकाशी में DM साहब थे 2011 में, अक्षत गुप्ता सर, बहुत एनर्जाइट, इतने अच्छे मतलब युवा DM थे हमारे उत्तरकाशी के, और आपने देख चुनाव ड्यूटी जब लोकसभा चुनाव हुए तो उन्हीं के नेतृत्व में हुए थे। अब जब यहाँ से वो ट्रांसफ़र होता है उनका, उधम सिंह नगर जाते हैं, उधम सिंह नगर से छुट्टी में कहाँ जाते हैं, नोएडा में उनका घर था, मम्मी पापा रहते थे। और एक दिन अपनी पत्नी IPS थी उनकी पत्नी, और वो जो है किसी एक मॉल में चले गए, और मॉल में चले गए, अचानक वो बेहोश पड़े वहाँ पे, और बेहोश पड़े, उनकी पत्नी खुद IPS थी, लेकिन उनको भी पता नहीं था। जब वो बेहोश पड़े तो देखते रहे, कुछ नहीं हुआ। आपको पता है कि अगर कंडीशन हो जाए और 4-5 मिनट के अंदर अगर हमने बचाने की कोशिश नहीं की उसको, तो वो फिर क्या होता है, व्यक्ति
कार्डियक अरेस्ट के कारण उसकी मौत हो सकती है। वही हुआ, सीधा उन्होंने उठाया उसको, सीधा हॉस्पिटल ले जाने लग गए, और जब तक हॉस्पिटल ले जाने लग गए तो रास्ते में उसकी मौत हो गई। अगर उसको वहाँ पे CPR मिली होती तो शायद अक्षत गुप्ता जी आज हमारे यहाँ क्या होते, सीनियर सेक्रेटरी होते हमारे उत्तराखंड में। लेकिन इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, हमारा बहुत अच्छा ह्यूमन रिसोर्स, हमने उसको खो दिया। आपने एक कहानी सुनी होगी इसी CPR को, कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेंस, जिसमें हम चेस्ट कंप्रेशन करते हैं, सावित्री आसन जो हमारा वेदांत है, वैदिक धर्म है, इसमें जो इसको सावित्री आसन का नाम दिया। आपने सावित्री और सत्यवान की कथा सुनी होगी। सत्यवान जो पेड़ में चढ़ा होता है, लकड़ियाँ काट रहा होता है, और सावित्री नीचे लकड़ियों को इकट्ठा कर रही होती। तभी अचानक क्या होता है कि जो इसको कार्डियक अरेस्ट पड़ जाता है, गिर जाता है और नीचे वो बेहोश हो जा। तो ऐसे कोई एक्सीडेंट हो जाता तो कोई बेहोश हो जाता है। तो हमारे यहाँ एक प्रथा है, महिलाएं के अगर किसी पति को कुछ हो जाए, मर जाए, तो रोती हैं, बिलखती हैं और छाती पटकती हैं। अब उसने क्या करा, सत्यवान की छाती को पीटना शुरू कर दिया, मेरे को छोड़ के चला गए जो भी है। तो उससे फिर क्या हो गया, उसके प्राण वापस आ गए, उसको चेस्ट कंप्रेशन मिला। तो इसको सावित्री आसन के नाम से भी जाना जाता है। और वेस्टर्न कंट्री में हमारी इस प्रथा को ले गए और वहाँ क्या बना दिया, इसको CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिसिस्टेशन बता दिया इसको। अब हम इस कार्डियो पल्मोनरी रिसिस्टेशन की जो बात कर रहे हैं, आप आराम रहो, ठीक है, हाँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं। तो अब क्या करेंगे हमने 3 चीज़ें अप्लाई करी। फिर सबसे पहले हमने किया है DR, D फॉर डेंजर, R फॉर रिस्पॉन्स। फिर हम आए CAB पे, C फॉर सर्कुलेशन या चेस्ट कंप्रेशन, हमने पेन डाला या इसको चेक करा। उसके बाद हम आए एयरवे पे, देखा तो कहीं चोकिंग तो नहीं है, सांस चल रही नहीं चल रही, हमने आकलन करा। उसके बाद लास्ट में अब है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में हम क्या करेंगे, अब सांस देंगे। अब सांस, इसको कृत्रिम श्वास भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। खास करके डूबने के केस में, किसी को करंट लग जाता है, किसी को जो है अचानक दुर्घटना के कारण जो है बेहोशी आ जाती है। अब क्या होता है कि हमारा हार्ट होता है और हमारे जो लंग्स होते हैं, 2 होते हैं ना हमारे लंग्स, फेफड़े होते हैं, ये क्या करते हैं, जो हम एयर जो है माउथ से लेते हैं, तो एयर जो होती है सारी एयर हमारे अंदर नहीं जाती, उसमें जो ऑक्सीजन होती है डिफ्यूजन के से, तो तब हम उसको बचाने के लिए CPR का इस्तेमाल करते हैं। अब CPR देते समय हम ध्यान रखेंगे कि जो आप उठ जाओगे, कोई इस पे काम चलेगा नहीं। अब हमें जो है ये विक्टिम है हमारे पास में, तो मैंने हाथ में ले रखा, तो ऐसे तो हम किसी को उठा नहीं सकते हैं। तो हमें ज़रूरत पड़ती है, हमें जो सरफेस है वो फ्लैट चाहिए, या तो कोई लकड़ी वाला बेड हो सकता है, जो ऐसे बेड होते हैं हमारे पास स्पंजी, उसमें नहीं हो पाएगी CPR आपके, और या तो जो हॉस्पिटल में लोहे के बेड होते हैं उसमें भी हो जाता है। लेकिन बाकी तो हमें फ्लैट सरफेस, जैसे यहाँ पे फ्लैट सरफेस है, ऐसी जगह पे हम CPR दे सकते हैं, ताकि उससे जो है क्या हो, आराम से प्रेशर भी अपना दे सकें। तो ये व्यक्ति है, अब हमें इसको CPR दें। अब CPR देते समय हम अपनी जो ताकत होती है उसको आजमाना हमने, ठीक है। तो आजमाने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना है, ये घुटनों के बल पे ऐसे बैठना, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से बैठेंगे हम। अब बैठने के बाद क्या होगा, हमारी क्लैंप बननी है, और क्लैंप बनने से पहले CPR हमें कहाँ पे देनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये दोनों जो निपल के बीच जो हमारी लाइन है, ठीक है, मिडिल लाइन है, यहाँ पे हम ध्यान देंगे। इस जगह पे स्टर्नम बोन होती है, आपको पता है ना, हार्ट को जो सहारा देती है। बाहर से हमारी इसमें 12 जो रिब्स होती हैं, पेयर रिब्स होती हैं, वो इसका ढांचा बना होता है। उस चीज़ का नाम बताइए अगर आप सोच समझ करके, जिसमें ना कोई संसाधन की ज़रूरत है, ना कुछ है, वो होती है मनोवैज्ञानिक सहायता। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा होता है साइको सपोर्ट। हमारे रेड क्रॉस में इसको बहुत उसमें जो है लिया जाता है, महत्वपूर्ण उसमें जो है, क्योंकि अगर आप किसी की मदद करते हैं तो डॉक्टर भी जैसे होता है ना, अगर डॉक्टर अगर अच्छे ढंग से अगर पेशेंट के साथ बात कर रहे हैं, तो आपका मन अपनी चीज़ों को, मेरे को पेन कहाँ पे, आप शेयर करेंगे उसके साथ अच्छे। तो अच्छा डॉक्टर जो होता है, तो डॉक्टर को देख करके जो है आदमी आदत ठीक हो जाए। अगर अरे तुम अभी ला रहे हो इसको, हटो यहाँ से, भागो यहाँ से, इस तरह की अगर बिहेव कर रहा है, तो फिर पेशेंट के लिए वो जो है दूसरा एकाएक आप यहाँ पे 15-20 लोग हो, एक आदमी कोई घायल हो, अचेत हो जाता है, या उसको चोट लग जाती है, या वो क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है, जोखिम में, तो आप क्या करेंगे, सब आएंगे यहाँ पे और उसको घेर देंगे, चारों ओर से भीड़ लगा देंगे। अरे क्या हुआ क्या हुआ, अगर 2 लड़के तुम्हारे दोस्त है तो आप रोने लग जाओगे, अरे मेरे दोस्त को क्या, अरे भाई क्या हो गया, क्या डॉक्टर को बुलाओ, वहाँ फ़ोन कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं, उसमें तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, और घेर दिए। अब उसके अगर जैसे वो होश में आ भी रहे हो, देखिए अरे मेरे को क्या हो गया, तो और ज़्यादा जो है होपलेस हो जाएगी। तो क्या है कि जो बड़ी बात होती है, पेशेंट को भी जो है ना, तो जब पेशेंट होता है तो उसको दवा देते, तो उसको बोलता हाँ थोड़ा आराम है आपको, पेशेंट बोलता हाँ नहीं अब बस ठीक हो जाओगे, आप ठीक हो जाओ, इसको बोलते हैं रीएंश्योरेंस। उसको सांत्वना देना, उसको धैर्य बढ़ाना, ये बहुत ज़रूरी थी। तीसरी चीज़ क्या होती है, कई बार सांप के केस में या कोई ऐसी चीज़ है जैसे कि
माना बहुत चोट लग गई कहीं पे, हम उसको सोने ना दें, कोशिश करें कि उसको सोने ना दें। खास करके किसी ने पॉइजन ले लिया तो उसको ये कहते हैं कि भाई उसको सोने ना दें। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो साइको सपोर्ट कहलाती, मनोवैज्ञानिक सहायता कहलाती हैं। अगर किसी का अचानक कुछ होगा, बेटा बेटी हताहत होकर एक आदमी बच गया, तो उस आदमी के लिए तो बोलते हैं यार मैं भी कूद जाऊँ। और अक्सर आपने देखा होगा पत्नी अगर मर गई तो पति भी कूद जाता है, अरे यार तेरा तो बस किस्मत फूट गई, तेरे तो अब किसी काम का नहीं रहा है, तेरे तो वो चली गई, नहीं बोलते ऐसे गाँव में बोलते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, वो आदमी और मिसगाइड हो जाता है और वो खुद आत्महत्या की ओर जो है बढ़ जाता है। आज आप देखो हर आदमी तनाव में होता है, और सबसे बड़ी बात अगर हम किसी की मदद करना चाहते हैं उसको सकारात्मक वो दें, सहायता दें, उसको अच्छी सोच की ओर हम बढ़ाएं। क्योंकि दोस्त हो गए यार मैं टेंशन हो ऐसा हो गया, अरे यार ऐसा जो है ये करता ही क्यों ऐसा, तो ऐसा है। और अगर हम ये बोलते हैं यार ये हो जाता है, सबसे होता है, जवानी में ऐसे गलतियाँ हो जाती हैं, वो हो जाता है, ये हो जाता है, आगे मत करो, हम उसको एक अच्छी राह पे ले जा सकते हैं। कई बार जो है मतलब बगैर पैसे के भी किसी व्यक्ति कोई अचानक एग्रेसिव हो गए, झगड़ा हो गया, और वो जो है माता पिता से जो है लड़के जा रहा है, एक दिन में उससे रगड़ जा रहा था और रास्ते में जो है एक बच्चे ने हाथ दिया और वो बस में बैठ गया। और नाम सुना जिन्होंने जो है लॉकडाउन में बहुत सारी सब्जियाँ उगाई, जैविक वो बड़ी जिसको जो है उन्होंने जो है इम्यून बूस्टर का नाम भी दिया था। तो बहुत अच्छी क्रिएटिविटी उनकी माता जी की चलती रहती है, और ये खुद भी जो है बहुत एक्टिव है और वर्तमान में जो है अभियंता के रूप में हमारे बीच में है। और उनसे मैं निवेदन करता हूँ आप अपने अनुभव, क्योंकि यूथ हैं आप दोनों लोग, और यूथ की भावनाएँ अनुभव आप अपने शेयर होने बहुत ज़रूरी है। तो अच्छा जी पूरा वही ना सफाई अभियान वगैरह सब कुछ। देखो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोग नहीं जो आप रेड क्रॉस में जुड़े और जो काम किए वो तो बता सकते हैं, ठीक है। हाँ मैं रेड क्रॉस में पिछले साल ही नवंबर के टाइम पे जुड़ा था, ठीक है। तो हम लोगों ने उस टाइम से अभी तक का हमने बहुत जगह जाकर ये कूड़ा वगैरह सफाई अभियान करे हैं, ठीक है। और हमने कोरोना के टाइम पे कोरोना किट बांटी है, और दवाइयाँ जो भी नेसेसरी ये होती हैं, सैनिटाइजर वगैरह हो गया, और जो भी मतलब मैंडेटरी प्रिकॉशंस होते हैं वो सब कुछ बांटे हैं। और यहाँ पे जहाँ पे आप लोग थे ना भी नीचे, वो जहाँ पे वो झरना सा था, वहाँ पे भी हम इस साल 2-3 बार आए हैं, वहाँ पे भी कूड़ा कचरा साफ़ करने आए हैं। तो जैसे आप लोग भी जाते हो, ट्रैकिंग पे जाते हो, घूमने फिरने जाते हो, तो आपके पास भी पैकेट फूड लेके जाते हो, बॉटल लेके जाते हो पानी पीने की और या कोल्ड ड्रिंक वगैरह की। तो आप लोग भी मतलब कई लोग होते हैं जैसे फेंक देते हैं इधर उधर, तो उनको क्या करना है, फेंकना नहीं चाहिए। तो ऐसा करना होता है, जैसे बॉटल तो होती है, खाली हो जाएगी बॉटल, ठीक है, और पैकेट फूड तो हर किसी के पास होता है। या तो इस पैकेट को, खाली पैकेट जितने भी रैपर वगैरह होंगे आपके पास, तो उनको या तो बैग के साइड पॉकेट होती है ना जहाँ पे बॉटल रखते हैं, या तो वहाँ पे रख दो अगर वो भरी हुई है बॉटल से। तो अगर बॉटल है आपके पास ऐसी खाली, तो इसको जितने भी रैपर वगैरह हैं इस बॉटल में डाल के, ठीक है, फेंकना नहीं है इधर उधर, और बॉटल में डाल के उसको लास्ट में मतलब जब आप वापस आ जाओगे, कहीं गए हो जैसे ट्रैकिंग वगैरह पे या कहीं जहाँ पे मतलब आपकी जर्नी एंड हो जाएगी, उसके बाद वहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज़ के डस्टबिन बनाए रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे यहाँ इन चीज़ों को डाल देना है, क्योंकि ये आगे जाके प्रोसेस होती है और रिसाइकल होती हैं अब ये। और हाँ एक और चीज़ ध्यान, क्योंकि बच्चों ये सही बोल रहे हैं अक्षत जी कह रहे हैं कि इसको प्लास्टिक को अलग ही रखें, क्योंकि ये रिसाइकिल होगा और रिसाइकिल प्लांट अब उत्तरकाशी में लगने वाला है। तो इसलिए अगर प्लास्टिक भी गीले कूड़े में डाल दिया तो वो मिक्स हो जाता है, वो प्लास्टिक यूज़ नहीं होता है। फिर अगर हम ऐसा करेंगे और ऐसे देखिए बिल्कुल इसके अंदर जितनी भी पन्नियाँ हैं, जितनी भी पॉलीथीन है आपके घर में अगल बगल, उनको अगर बहुत सारी आ जाएंगी, और खूब सारी आ जाएंगी एक बोतल में, और ये रिसाइकिल होने के लिए चला जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ये पन्नियाँ सेफली चली जाएंगी और ये गीली नहीं होंगी और ये रिसाइकिल हो जाएंगी। अक्षर इसको जलाना भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि जलाने से क्या होता है, फ्यूम्स निकलते हैं, टॉक्सिक फ्यूम्स होते हैं प्लास्टिक में, ओजोन खराब करते हैं, आप सबको पता ही होगा ये तो, ठीक है। तो जलाना तो बिल्कुल नहीं है, और इनको मतलब आके वापस तो म्यूनसिपैलिटी के डस्टबिन में ही डालना है, फिर वो प्रोसेस होती हैं आगे चीज़ें। ये आई वाला जो ऑप्शन है उसमें दे रखा है पर्यावरण, झील, नदियाँ और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना, ये हमारा मूल कर्तव्य है। तो यानी हम कहीं पर भी जाते हैं, कोई प्राकृतिक स्थल है, कोई धरोहर है हमारी, तो हम उसको जो है क्या ना करें, उसको नुकसान न पहुँचे, ये हमारी ड्यूटी है, हमें अपनी ड्यूटी के प्रति जो है सचेत होना चाहिए। और पर्यावरण तो है ही है, हमें पर्यावरण की रक्षा करना, जीव मात्र के प्रति दया था, ये बहुत ही अच्छा ग्रुप था। तो एक तो क्या रहेगा कि अगर आप सफाई रखेंगे, अपना प्रॉपर हाइजीन रखेंगे यहाँ पे, तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा। यहाँ पे आपने देखो ये धूप है, सुबह सुबह अगर आप यहाँ पे आ जाओ, नंगे पैर चलेंगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा।
लेकिन अगर हम इसी को जो है डिस्टर्ब कर दें तो दूसरे आने वालों के लिए जो है एक कठिनाई बन जाएगी। हम इसमें मेडिटेशन कर सकते हैं। कितनी सुंदर जगह है यहाँ पे, क्योंकि हम तो आते रहते हैं यहाँ पे। कैंथोलॉजी नंदा देवी इंस्टीट्यूट है, तो बहुत अच्छे ढंग से जुड़े। जब एक बोलने वाला अच्छा होगा तभी तो सुनने वाला सुन पाएगा। अगर बोलने वाला बोर कर रहा होता तो अभी कोई नहीं सुन रहा होता। तो मैं आपको सबसे पहले आपसे मिल गई एक्सपीरियंस है, जैसे आपका बोलने का ढंग है मुझे अच्छा लगा। मैं अच्छे से सुना। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले रेड क्रॉस का धन्यवाद करना चाहूँगी। और आपने जैसे हमें मतलब बहुत सारी चीज़ें बताई, CPR के बारे में बताया। एक केस हमारे घर में भी हुआ, आप बता रही थी, तो मुझे नॉलेज नहीं था उस चीज़ का। तो मुझे अभी मतलब लगा कि अगर मुझे आता तो मैं कॉल करती। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। एक दो लोग अभी मैं पहले जिला पर्यटन विकास अधिकारी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा और आप सभी सब लोगों का मैं दिल से बहुत करना चाहूँगा। मैं सीधे फोकस चाहता हूँ अपने कैम्प में, जो आज रिलेटिव जितने भी एक्टिविटीज़ किए हमने और अपने लाइफ में जो भी हमने कुछ सीखा है यहाँ से। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कैम्प के चाहे किसी भी चीज़ के नियम होते हैं, रूल होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। अगर हम किसी चीज़ के नियम और रूल फॉलो नहीं कर पाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। और मैं तो उत्तरकाशी यहाँ नहीं आ रहा था, लेकिन मेरा दोस्त ने कहा कि चल तो सही, लेकिन मैंने कहा मैं क्या करूँ मैं वहाँ पर। लेकिन जब घर से जब निकलते हैं तो कुछ ना कुछ हासिल हो ही जाता है। अगर घर पर रहते तो क्या होता है, कुछ नहीं, टाइम पास। तो मैंने यहाँ की जो नियम है, रेगुलेशन है, वहाँ की जो शिष्टाचार है, अनुशासन है, बहुत सब कुछ सीखा यहाँ के। और लाइफ टाइम तक मुझे ये दिन, ये जो बातें हैं, ये यादें हैं, ये दिल तक गोल्ड रहेंगे हमारे दिलों में। और हमारी जो मुलाकात है और आज के जो सफ़र है लाइफ टाइम तक कायम रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हर एक की मदद करें। कोविड काल था, कोई किसी की मदद नहीं कर रहा था। हमने जो बुज़ुर्ग महिलाएं, बुज़ुर्ग लोग घर में रहते थे, हमारी एक टीम है रेड क्रॉस की, वो घर में उनके लिए सामान पहुंचा रही थी। चाहे हम पैसे ले रहे थे उनसे, लेकिन सामान उनके घर तक पहुंच रहा था, क्योंकि वो क्वारंटीन में थे और क्वारंटीन में बाहर नहीं आया जा सकता, जैसे कि आपको पता है घर के अंदर अगर क्वारंटीन है। तो कई महिलाएँ ऐसी थी जो हमारे पास आई कि हमें क्वारंटीन वहाँ हॉस्पिटल में नहीं होना है, कहीं नहीं होना है, मतलब इस ढंग से थी। क्योंकि उन पर देवी आती थी, तो हम डीएम के पास गए, डीएम साहब से रिक्वेस्ट करी। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता, जबकि उस टाइम आ चुका था, ये नियम आ चुका था कि क्वारंटीन घर में रह सकते हैं। तो डीएम साहब पर गए तो डीएम साहब ने कहा कि केयर टेकर, हमने कहा हम हैं, कि दवाई मैंने कहा हम देंगे। उन्होंने कहा कि खाना मैंने कहा हम बना के दे देंगे उन्हें, लेकिन उनको घर में रहने दो। लेकिन डीएम साहब से उसी में आ गए, अपने जो कानून होता है, आपदा कानून, उन्होंने कहा इस पर लिख के दे दीजिए जोशी, अगर लिख के देते हैं तो हम। अब कोविड में इतना भरोसा नहीं, जो मैंने माइंड सेटअप की बात करी थी, तो अभी आदमी बिल्कुल सही है। अभी आपने ये नापा, आपका काम निकला, आपको हट फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी रेड क्रॉस टीम आई थी और ये ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। बच्चे भोजन कर रहे हैं और हम चल दिए हैं। और यहाँ पर खाना था हमारा। और हम कृष्ण, रुद्राम, नवीन, अक्षत और ये हमारे डॉक्टर शंभू नोटियाल जी, हम चल दिए हैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि हम यहाँ पर 12 बजे पहुँच गए थे। और ये देखिए फ्रेंड्स, अभी टाइम देखिए, ये 4, सवा 4 हो गया है और हम अब इन खेतों के रास्ते से वापस जा रहे हैं। हमारी पूरी टीम, अक्षत भी आते हुए, हमारी टीम वापस अपनी गाड़ी की साइड जाने वाली है। मैडम परसों जो मैंने